व्यूअर्स, इस लेसन में हम सीखेंगे एसक्यूएल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, जो कि एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जब भी हम डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन में किसी किस्म की चेंजेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो, मैनिपुलेशन करनी हो, तो इस सब के लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल क्यूरीज पर मुश्तमिल एक लैंग्वेज है जिसमें हम डिफरेंट किस्म की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस के अगेंस्ट। हमारे पास डेटाबेस है, हमने उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो या रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना हो या उनको अपडेट करना हो, तो एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर हमने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तब भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करना हो, टेबल्स को क्रिएट करना हो, स्टोर प्रोसीजर व्यूज़ को क्रिएट करना हो, तो इन सब के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर टेबल्स, प्रोसीजर्स और व्यूज़ के ऊपर किसी किस्म की हमने परमिशंस लगानी है, सेट करनी है, तो भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। आरडीबीएमएस क्या है कि डेटा जो स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में स्टोर होता है, जिसको हम टेबल बोलते हैं। और टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज, जो कि कॉलम्स और रोज की शक्ल में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं SQL में, उनमें सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू। इनमें सेलेक्ट जो है एक्सट्रैक्शन के लिए, डेटा जब हम डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम सेलेक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं कमांड। अपडेट जब डेटाबेस में डेटा को अपडेट करना हो, डिलीट करना हो तो डिलीट, और इसी तरह नया रिकॉर्ड इंटर करना हो तो इंसर्ट इनटू। और डेटाबेस को क्रिएट करना हो तो क्रिएट डेटाबेस, और उसमें अगर मॉडिफिकेशन करनी है किसी किस्म की तो अल्टर डेटाबेस। टेबल को क्रिएट करना हो तो क्रिएट टेबल, और मॉडिफिकेशन करनी हो तो अल्टर टेबल। टेबल को डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल, और इसी तरह इंडेक्सेस को क्रिएट करना हो या इंडेक्सेस को डिलीट करना हो तो हमारे पास क्रिएट और ड्रॉप की कमांड मौजूद है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल मौजूद है कस्टमर का, और इसके ऊपर हम एक क्यूरी को चला के देखते हैं। हमारे पास क्यूरी है सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें सेलेक्ट जो है ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है कि हमने डेटा को रिट्रीव करना है। कौन सा डेटा? इसके बाद हम देख सकते हैं कस्टमर नेम एक कॉलम है और सिटी, ये दो कस्टमर नेम और सिटी कॉलम हमने कस्टमर्स टेबल से रिट्रीव करने। अब आप देखें हमारे पास रिटर्न हुआ है डेटा, नीचे कस्टमर नेम भी आ गया और सिटी भी आ गया। अगर हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर की क्यूरी इस्तेमाल करें तो तमाम फील्ड्स और तमाम कॉलम्स जो कस्टमर टेबल के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस हैं, लेकिन हमने नॉर्थ विंड डेटाबेस जो है इसको ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू क्यूरी जो है इसको क्लिक करते हैं, और न्यू क्यूरी को जब आप क्लिक करें तो हमने जो क्यूरी लिखनी है वो है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। तो चूँकि नॉर्थ विंड के डेटाबेस के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है तो यहाँ से हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे हम इसके टेबल्स देख सकते हैं, कौन से टेबल मौजूद हैं। चूँकि कस्टमर्स टेबल जो है जिसके ऊपर हम ये क्यूरी चला रहे हैं वो यहाँ पे है। तो अब हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्यूरी को। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से एक्सिक्यूट करें, तो आप देख सकते हैं कि तमाम फील्ड्स और कॉलम्स जो इस टेबल में मौजूद थे वो सारे के सारे शो हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो दोबारा से हमने जो कस्टमर्स का टेबल है उसमें से कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें हमने जो कीवर्ड इस्तेमाल किया वो डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से ये होगा कि जो रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं या जो उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा और सिंगल हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी कंट्रीज़ की। तो पहले हम डिस्टिंक्ट को जो है वो रिमूव करके खाली हम सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या इसका रिटर्न आता है। हमने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स लिखा। जब हमने ये लिखा एक्सिक्यूट किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई है कस्टमर्स टेबल के अंदर से, लेकिन इसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं। अगर हम नंबर 17 देखें और नंबर 6 देखें तो ये रिपीटिंग वैल्यू है कंट्री की।
अब डिस्टिंग से क्या होता है कि जब हम डिस्टिंग के साथ इस क्वेरी को लिखते हैं, अब अगर हम पेस्ट करें और फिर इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास अब इसने कंट्रीज़ का डेटा शो किया, इसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं है, डुप्लीकेट्स वैल्यू इसने ख़त्म कर दी। इसके बाद हमारे पास आती है क्वेरी सेलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स। तमाम कस्टमर्स हमें सेलेक्ट करके दो वेयर, यहाँ पे वेयर की क्लास इस्तेमाल हुई। ये वेयर क्लास जो है ये फिल्टर करती है डेटा को, जो इसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, हमने बोला कि कंट्री पाकिस्तान के बराबर है तो वो वाला डेटा हमें शो करो। तो कस्टमर के टेबल के अंदर देखेगा जहाँ पे भी कंट्री पाकिस्तान आ रहा है सिर्फ वही वाला डेटा शो करेगा इस क्वेरी के साथ। उसके बाद हमने कहा कि सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स से हमें तमाम प्रोडक्ट्स हमें दो, ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ किया है प्राइस की बेस पे। तो प्राइस की बेस पे ये ऑर्डर बाय करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। जब हमने कहा ऑर्डर बाय तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। अगर हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना तो फिर हम प्राइस के बाद DESC लिखेंगे। इससे क्या होगा कि सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का जो टेबल है उसमें से सारा वो डेटा हमें दो प्राइस की बेस पे ऑर्डर करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमने कहा कि सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। इनका जो टेबल है उसमें से हमें सारा डेटा दो और उसको ऑर्डर बाय करो प्रोडक्ट नेम पे। चूँकि ये प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग वैल्यूज़ है तो ये अल्फ़ाबेटिकली शो करेगा। अल्फ़ाबेटिक मतलब है कि A वाली वैल्यूज़ जिनके नाम A से शुरू हो रहे हैं प्रोडक्ट से वो पहले शो करेगा, फिर उसके बाद B वाले और C वाले इसी तरह। अगर हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करे तो आगे हम DESC लिखेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में शो करेगा। उसके बाद हम कहते हैं सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर का जो टेबल है उसमें से सारा डेटा हमें दो, ऑर्डर बाय करते हुए कंट्री और कस्टमर नेम। ये हमने मल्टी कॉलम्स अब दी हैं, इसमें कंट्री को भी वो सामने रखेगा, कस्टमर नेम को भी सामने रखेगा, उसको ऑर्डर बाय करेगा, इन दोनों की बेस पे हमें फिर डेटा को शो करेगा। सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स, अब हमने कहा कि कस्टमर्स का डेटा हमें दो सिलेक्ट टैरिफ से, यानी सारा डेटा दो, ऑर्डर बाय करते हुए कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में हो और कस्टमर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी इस तरह डेटा शो करे कि कंट्री जो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं उनका डेटा हो हमारे पास और कस्टमर नेम जो डिसेंडिंग में आ रहे हैं उनका हमारे पास डेटा हो। अब यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करेगा कि जब एक से ज़्यादा कंडीशन लगी हो फ़िल्टर करने के लिए तो फिर हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ऊपर हमने अगर एक कंडीशन लगाई थी सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स वह कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये एक कंडीशन है, लेकिन कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान तो उसने चेक कर लिया। अगर उसके बाद दूसरी कंडीशन लगाई कि सिटी भी मीरपुर AJK हो, पोस्टल कोड जो है ग्रेटर देन 10250 हो, कस्टमर नेम लाइक A से स्टार्ट होते हों, तो फिर हमने उनसे पहले एंड लिखा है, यानी ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया। सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स, तमाम कस्टमर का डेटा दो वह कंट्री इज इक्वल टू स्पेन, यहाँ कंट्री स्पेन है, एंड फिर हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया। लेकिन अब इस एंड के बाद हमने दो और यानी वैल्यूज़ लिखी हैं कस्टमर नेम की भी कि जो G से स्टार्ट होते हो, कस्टमर के वो नाम जो G से स्टार्ट हो रहे हैं, और कस्टमर के वो नाम जो R से स्टार्ट, लेकिन इनके दरमियान हमने और लिखा। ये और ऑपरेटर इन दो में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो हमें फिर उसकी बेस पे जो है वो कस्टमर सेलेक्ट करके देगा। यानी और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है कि अगर कोई एक रिकॉर्ड भी ट्रू हो जाता है तो जो रिकॉर्ड ट्रू हुआ उसकी बेस के ऊपर हमें कस्टमर का डेटा शो करके दें। अब सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स हम कहते हैं कि तमाम कस्टमर्स शो करके दो वे नॉट कंट्रीज इक्वल पर्सन, जहाँ पाकिस्तान कंट्री नहीं है उसके अलावा जितने कंट्रीज़ हैं उनका डेटा हमें दो कस्टमर से सिलेक्ट करके। फिर हमने कहा सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स वे कस्टमर्स नेम नॉट लाइक ए, यानी वो वाले कस्टमर हमें कस्टमर टेबल से दो जिनके नाम A से स्टार्ट नहीं हो रही है। नॉट लाइक का यहाँ पे हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया है। फिर हमने कहा सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स, तमाम कस्टमर्स को सिलेक्ट करो वे कस्टमर ID नॉट बिटवीन 3 and 5, तो कस्टमर ID 3 और 5 के दरमियान जो आ रहे हैं उनका डेटा हमें ये शो नहीं करेगा। 3 से कम और 5 से ज़्यादा के जो कस्टमर ID हैं उनका डेटा हमें शो करेगा इस क्यूरी के मुताबिक। सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर्स, अब कस्टमर्स के टेबल के अंदर से सारा डेटा हमें देगा वे सिटी नॉट इन पैरिस,
यानी यहाँ पे अब सिटी को हमने कहा कि नॉट इन, ये जो आगे हमने दिया ना पेरिस और लंदन, ये पेरिस और लंदन सिटी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद इतने सिटीज़ हैं उनका डेटा हमें कस्टमर से उठा के दो। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, अब यहाँ पे डेटा हम इंसर्ट करें, हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, उसके लिए कस्टमर का टेबल है, आगे कस्टमर के टेबल के जो कॉलम है फील्ड नेम है वो है, मसलन कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री है। नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं कि जो डेटा हम उसमें भेज रहे हैं वो कौन सा है, वो ये हमारे पास वैल्यूज़ के बाद आ रहा है। इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि कॉलम मैच करनी चाहिए। अगर हमारे पास कस्टमर नेम है तो वैल्यूज़ में पहली जो वैल्यू होनी चाहिए वो कस्टमर नेम की होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नेम है दूसरे नंबर पे तो दूसरी वैल्यू कॉन्टैक्ट नेम की होनी चाहिए। इसी तरीके से सारी कॉलम की वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए वरना डेटा इंटर नहीं हो। अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंटर करना है तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेरी है वो है इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ये कस्टमर का जो टेबल है इसमें हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं 3 डिफरेंट रिकॉर्ड्स के। कॉलम नेम हमने वही ले लिए क्योंकि कस्टमर्स के जो कॉलम नेम है वो हमारे पास है कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, और फिर वैल्यूज़ आई हैं 3 रिकॉर्ड्स। तो हम चेक कर सकते हैं ABC 3 रिकॉर्ड हैं, ये तीनों वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी इस क्वेरी के मुताबिक। उसके बाद सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस फ्रॉम द कस्टमर्स। सेलेक्ट के बाद आ रहा है कि हमें ये चीज़ें दो, कस्टमर नेम भी दो, कॉन्टैक्ट नेम भी दो और एड्रेस भी दो फ्रॉम कस्टमर्स जो कस्टमर का टेबल है। लेकिन आगे आ रहा है वेयर क्लास। वेयर क्लास कंडीशन है कि जहाँ एड्रेस इज़ नल, अगर एड्रेस नल है तो वो वाली वैल्यू चाहिए। इससे आगे हमने कहा कि जहाँ एड्रेस इज़ नॉट नल, जहाँ एड्रेस नल नहीं है वो वैल्यू चाहिए। तो इज़ नॉट नल कीवर्ड का यहाँ इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमने अब कस्टमर का जो हमारे पास टेबल है उसमें अगर हमने अपडेट्स करनी है, डेटा को अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट की कमांड इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अपडेट कस्टमर्स, कस्टमर का जो टेबल है उसको अपडेट करो और सेट करो कॉन्टैक्ट नेम को, आगे हमने वैल्यू दी है, सिटी को फिर उसकी वैल्यू दी है। लेकिन अगर हम वेयर की क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वो कस्टमर टेबल के अंदर सारी की सारी जो कॉन्टैक्ट नेम हो, सिटी हो या जो भी फील्ड्स आ रही हैं उन सारे का डेटा चेंज कर देगा। लेकिन वेयर क्लास क्या करेगी, कंडीशन की बेस पे डेटा को चेंज किया। हम क्या वेयर कस्टमर ID 1, सिर्फ ये चेंजिंग उधर करनी है जहाँ कस्टमर ID 1 है, यानी ये अपडेट सिर्फ एक कस्टमर के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वेयर क्लास का इस्तेमाल किया जाए वरना डेटा जो है वो बिल्कुल रॉन्गली इनपुट होगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स में अपडेट करनी है तो अब देखें अपडेट कस्टमर्स, उसी तरह हमारे पास कमांड है सेट किया कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम के बाद हमने फिर वेयर क्लास लगाई और कंडीशन बताई कि कंट्री पाकिस्तान, जहाँ जहाँ कंट्री पाकिस्तान है वहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट नेम को चेंज करो। फिर डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, वह कस्टमर नेम इज इक्वल टू, आगे हम कस्टमर का नेम लिखा हुआ तो वो वाला कस्टमर डिलीट करेगा जो वेयर क्लास के बाद आ रहा है, या जो कंडीशन आ रही है। ये स्पेसिफिक कस्टमर को डिलीट करने के लिए ये वाली क्यूरी इस्तेमाल होती है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स अगर हम सिंपली लिखेंगे, वेयर की क्लास का नहीं इस्तेमाल किया तो तमाम के तमाम कस्टमर्स डिलीट हो जाए। और अगर कस्टमर का टेबल ही डिलीट करना है तो फिर ड्रॉप टेबल करेंगे और आगे कस्टमर टेबल का नाम लिखेंगे तो इससे तमाम वो कस्टमर का टेबल ही डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया है टॉप 3 रिकॉर्ड्स को, कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर्स, जो कस्टमर का टेबल है उसके पहले 3 रोज को शो करें। अब ये 3 डिफरेंट क्यूरीज हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेंगी कि पहले 3 रिकॉर्ड्स को शो करें। यही चीज़ अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास कस्टमर्स के मिसाल के तौर पे 100 रिकॉर्ड्स हैं तो हमने कहा सिलेक्ट टॉप 50% फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर्स के 50% रिकॉर्ड में दिखाओ तो पहले 50% रिकॉर्ड्स को शो करेगी ये वाली क्यूरी, सिलेक्ट टॉप 50% स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। सिलेक्ट टॉप 3, अब यहाँ पे फिर 3 रोज हमें शो करे फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर टेबल से, वहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कंट्री पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान आ रहा है जैसा अगर 10 जगह पे अगर पाकिस्तान आ रहा है तो उनमें से जो पहले 3 रोज़ हैं सिर्फ वो वाली हमें सेलेक्ट करके दें।
SQL के एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं, जैसे मिनिमम का फंक्शन है, मैक्सिमम, काउंट, सम और एवरेज, इसमें एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं ये नल वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं सिवाय काउंट के। काउंट में नल वैल्यूज़ इग्नोर नहीं होती, बाकी जितने भी हमारे पास ये एग्रीगेट फंक्शन है उसमें नल वैल्यूज़ जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हमने जो क्यूरी चलाई है वह सेलेक्ट मिनिमम, आगे प्राइस की बेस पे, यानी प्राइस जो है ना ये कॉलम है कहाँ पे, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के टेबल में प्राइस का एक कॉलम है, तो उसमें प्राइस के कॉलम में मिनिमम हमें प्राइस सेलेक्ट करके दो। तो ये क्या करेगा, ये मिनिमम प्राइस जो भी होगी वो सेलेक्ट करके हमको दे देगा। तो इसको भी हम जो है वो SQL के मैनेजमेंट स्टूडियो में चला कर देखते हैं। अब ये हमारे पास जो है SQL, हमने इसको ओपन किया मैनेजमेंट स्टूडियो को, और यहाँ पे हमने ये वाली क्यूरी लिखी, सिलेक्ट मिनिमम यूनिट प्राइस, क्योंकि जो कॉलम है प्रोडक्ट टेबल के अंदर वो यूनिट प्राइस के नाम से है, तो इसलिए हमने ये वाली जो है क्यूरी लिखी और इसको एक्सिक्यूट किया। तो आप देख सकते हैं कि जो उस कॉलम में सबसे मिनिमम प्राइस थी वो इसने शो कर दी जाती है। अब अगर हमने एक नया कॉलम बनाना है और उसका एलियास जो है वो इसको इस्तेमाल करें, नए कॉलम को हमने एक नाम देना है, जैसे ये दूसरी अगर हम क्यूरी देखें तो इसमें हमने फिर मिनिमम प्राइस सेलेक्ट की है प्रोडक्ट टेबल के अंदर से, लेकिन एज का कीवर्ड हमने इस्तेमाल करके आगे लिख दिया स्मॉलेस्ट प्राइस, यानी स्मॉलेस्ट प्राइस एक कॉलम का नाम देगा और वो वाली प्राइस वहाँ पे शो करेगा, तो इसको हम एलियास बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम नाम हमें शो करके देगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सेलेक्ट मिनिमम प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस और फिर कैटेगरी आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय कीवर्ड का इस्तेमाल किया, कैटेगरी आईडी। ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हर कैटेगरी की शो करेगा, चूँकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं हर कैटेगरी की, वो सारी की सारी स्मॉलेस्ट वैल्यू में शो करेगा। इसको भी हम मैनेजमेंट स्टूडियो में जो है रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने वो क्यूरी लिखी है सेलेक्ट मिनिमम यूनिट प्राइस, जो कि कॉलम का नाम है, और ये शो करेगा एज ए स्मॉलेस्ट प्राइस, यानी ये एलियास हमने इस्तेमाल किया। ये एलियास एक नया कॉलम बना के हमें देगा इस नाम से, और उसमें वो कैटेगरी आईडी जो है जो हमने प्रोडक्ट से ली है वो ग्रुप बाय कर रहा है कैटेगरी आईडी के हिसाब से, यानी कैटेगरी आईडी हर कैटेगरी जो आ रही है हमारे पास उसकी स्मॉलेस्ट प्राइस हमें शो करेगा। अब हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। हमने एक्सिक्यूट किया, आप देखें यहाँ पे कैटेगरी आईडी अलग से आ रही है, हर कैटेगरी आईडी की स्मॉलेस्ट प्राइस, ये स्मॉलेस्ट प्राइस का कॉलम उसने अलग से लिखा है क्योंकि ये हमने एलियास इस्तेमाल किया है। आप देखें इस कैटेगरी आईडी की स्मॉलेस्ट ये प्राइस है और दूसरी कैटेगरी आईडी की है, और इसी तरह बाकी कैटेगरी आईडी की भी हम देख सकते हैं। हमने लिखा है, स्टैटिक ने लिखा। स्टैटिक में जो है वो वैल्यूज़ जो रिपीटिंग हैं या डुप्लीकेट हैं उनको भी वो काउंट करके देता है। जब हम सिर्फ प्रोडक्ट नेम लिखेंगे तो फिर रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं उसमें काउंट होंगी। उसके बाद उससे अगली जो हमारे पास क्यूरी है वह सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि प्राइस जहाँ पे ग्रेटर देन 20 आ रही है, प्रोडक्ट आईडी की सिर्फ वो वाली हमें काउंट करके दो, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो हमें दिखाएगा जिसमें प्राइस ग्रेटर देन 20 है। उसके बाद जो हमने क्यूरी लगाई है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब प्राइसेस में कई प्राइसेस ऐसी हो सकती है जिनकी डुप्लीकेट वैल्यू या एक जैसी वैल्यू, हमने कहा सिर्फ वो वाली प्राइसेस हमें दिखाओ जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, यानी वो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही या उसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है प्रोडक्ट्स की। तो इसमें वो डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देगा। इसको हम प्रैक्टिकली अभी जो है वो नॉर्थविंड के डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमारे पास इस वक्त नॉर्थविंड का डेटाबेस ओपन है और यहाँ पे हम क्यूरी को जो है वो पेस्ट करते हैं। हमारे पास सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट यूनिट प्राइस, जो कि कॉलम है हमारे पास उसका नाम यूनिट प्राइस है, वो हमने लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। अब इसको अगर हम एक्सिक्यूट करें तो हमें सिर्फ वो वाली प्राइसेस जिनकी वैल्यू जो है डिस्टिंक्ट आ रही है वो हमें बता रहा है कि 62 प्राइसेस ऐसी। इसके बाद हमारे पास आता है सेलेक्ट काउंट स्टैटिक एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखें तो हमने एज कीवर्ड इस्तेमाल किया है और उसके बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये एलियस है, यानी नया जो कॉलम बनेगा उसके ऊपर हेडिंग आएगी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। बेसिकली हमने एलियस का इस्तेमाल किया है और अब यहाँ पे वो काउंट करके देगा कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं
चूँकि स्टैटिक लगा दिया है तो तमाम प्रोडक्ट्स को काउंट करेगा, चाहे उसमें नल वैल्यू आ रही है तब भी। तो ऊपर कॉलम की हेडिंग लिख देगा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्यूरी है वह सेलेक्ट काउंट स्टैटिक एज नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, और फिर हमने कहा कैटेगरी आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। अब ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी जब आपने कर दिया तो हर कैटेगरी के जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं, यानी हर कैटेगरी के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सेपरेट करके हमको देगा, और उसके ऊपर जो हेडिंग लिखेगा वो लिखेगा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसमें भी हमने एज कीवर्ड इस्तेमाल किया है एलियास के तौर पे। उसके बाद आता है सम। अब ये भी एग्रीगेट फंक्शन है। इसमें हम कह रहे हैं क्वांटिटी जहाँ पे आ रहा है कॉलम उसका सम करके हमें दे फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। अब ये दूसरा टेबल है ऑर्डर डिटेल्स, वहाँ पे हमने कहा कि प्रोडक्ट आईडी 11 जो है उसकी जो क्वांटिटी आ रही है उसका हमको सम करके दे। तो ये उसके बाद फिर हमने कहा कि सेलेक्ट सम क्वांटिटी एज टोटल। इसमें हमने एलियास का इस्तेमाल किया है उसी ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर, यानी टोटल कॉलम की हेडिंग होगी और फिर क्वांटिटी को वो ऐड करेगा। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे जो क्यूरी इस्तेमाल की वह सेलेक्ट ऑर्डर आईडी सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स ग्रुप और ऑर्डर आईडी। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ पे जितनी भी ऑर्डर आईडी हैं हर कैटेगरी, यानी हर कैटेगरी का जो क्वांटिटी है उसका सम करेगा, और साथ ही एलियास भी हमने इस्तेमाल कर दिया कि टोटल क्वांटिटी उसके हेडिंग होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रुप बाय हम कर रहे हैं वो ऑर्डर आईडी के तौर पे कर रहे हैं, यानी जितनी भी डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज़ हैं हर एक की कैटेगरीज़ की क्वांटिटी हमें बताए कि कितनी है उसके अंदर, तो उसके लिए हम इस क्यूरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास ये क्यूरी है सम की, उसमें हम देखें तो हमने एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, यानी हम क्यूरी के अंदर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने लिखा था सेलेक्ट सम क्वांटिटी, उसको हम मल्टीप्लाई 10 से कर दें एक्सप्रेशन बन जाएगी। और ये हमारे पास टेबल कौन सा है, ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर हमने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है सेलेक्ट सम क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हम एवरेज की तरफ आते हैं। हमारे पास प्राइस है और प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल में जो हमारे पास कॉलम है प्राइस का उसकी एवरेज हमें करके दें, तो ये हमें तमाम प्रोडक्ट्स की जो है वो एवरेज प्राइस शो करेगा। उसके बाद सेलेक्ट एवरेज प्राइस, फिर हमने लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट टेबल के अंदर से, और किसकी, जहाँ पे कैटेगरी आईडी 1 है, यानी वो वाले प्रोडक्ट्स जो कैटेगरी 1 में आ रहे हैं उनकी हमें एवरेज प्राइस दिखा। उसके बाद हमने कहा कि सेलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस। अब यहाँ पे एज कीवर्ड का इस्तेमाल किया, इसका फिर एलियास कॉलम का नाम ऊपर आएगा एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये फिर हमें तमाम प्रोडक्ट्स की एवरेज प्राइस दिखाएगा। उसके बाद हमने फिर लिखा सेलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस एंड कैटेगरी आईडी। अब यहाँ कैटेगरी आईडी को हमने ग्रुप बाय किया है क्योंकि हम हर कैटेगरी की सेपरेटली एवरेज प्राइस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये इस जो है क्यूरी का इस्तेमाल किया। सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे तमाम कस्टमर्स हमें दिखाओ। आगे वेयर क्लास इस्तेमाल किया है। वेयर क्लास में हमने कहा कस्टमर लाइक ए, यानी कस्टमर का नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसको भी हम पहले जो है वो नॉर्थविंड के डेटाबेस में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब नॉर्थविंड का डेटाबेस हमने ओपन किया है, यहाँ पे हम क्यूरी को पेस्ट कर रहे हैं। क्यूरी है सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कस्टमर्स वे कॉन्टैक्ट नेम लाइक ए। क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त कस्टमर का टेबल है इसमें कॉलम है कॉन्टैक्ट नेम, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम लिखा है। अब ये करेगा कि हमने यहाँ पे बताया कि ए से स्टार्ट हुए नाम सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड हमें शो करो, तो एक्सिक्यूट करके देखते हैं। अब देखें उसमें से सिर्फ वो वाला कॉन्टैक्ट नेम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्यूरी आती है सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कस्टमर्स वे सिटी लाइक। आगे हमने जो लिखा है एल, इसका मतलब ये है कि जो सिटी का कॉलम है कस्टमर टेबल के अंदर वो एल से स्टार्ट होने चाहिए, और उसके बाद वाइल्ड कैरेक्टर हमने लिखा है, ये वाइल्ड कार्ड है। बेसिकली जब हमने इसको एक वाइल्ड कार्ड दिया तो इसका मतलब वो कोई भी कैरेक्टर हो, एल के बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद एन डी होना चाहिए, यानी जो हमारे पास तीसरा और चौथा कैरेक्टर है वो एन डी हो। और उसके बाद फिर हमने कहा कि उसके बाद वाले दो वाइल्ड कार्ड जो हमने इस्तेमाल किए वो कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं।
यानी ये पहले वाला मैच करना चाहिए, तीसरा और चौथा मैच करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास आ रहा है वाइल्ड कार्ड पहले वाला और 2 वाइल्ड कार्ड लास्ट वाले, वो कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। इसको भी हम नॉर्थविंड के डेटाबेस में चला कर देखते हैं। हमने डेटाबेस को ओपन किया नॉर्थविंड के, और इसमें हम पेस्ट कर रहे हैं सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर वे सिटी लाइक। आगे हमने लिखा कि पहला कैरेक्टर एल होना चाहिए और तीसरा एन और चौथा डी कैरेक्टर होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और लास्ट वाले 2 कैरेक्टर भी कोई से हो सकते हैं। अब इस क्यूरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिटी आ रहा है यहाँ पे, ये सिटी, उसमें उसने मैच करके दिए हैं ये कैरेक्टर। जैसे ये लंदन है और लास्ट वाला ये उसने पहला कैरेक्टर मैच किया है और तीसरा और चौथा मैच किया है। लास्ट वाले 2 कोई भी कैरेक्टर हो सकते थे, वो उसने शो किए हैं। उसके बाद हम नीचे टेबल में देख सकते हैं सिंबल है हमारे पास, उनकी डिस्क्रिप्शन है। हमारे पास जो परसेंटेज साइन है ये 0 कैरेक्टर या 0 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को शो करता है। इसी तरह हमारे पास ये वाला साइन जो है वो सिंगल कैरेक्टर को शो करता है, और ये ब्रैकेट जो है हमारे पास, ये ब्रैकेट हमें कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो है ब्रैकेट के अंदर वो शो करती है। और इसी तरह हम जो है कोई भी कैरेक्टर जो ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है इस सिंबल में, वो हम शो कर सकते हैं, यानी इस सिंबल के मुताबिक। और लास्ट वाला जो है वो कोई भी सिंगल कैरेक्टर में शो कर रहा है किसी रेंज के अंदर। हम इसमें जब ये लगाते हैं तो कोई रेंज होती है जिसमें कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो है वो शो हो सकता है। और इसके बाद जो हमारे पास कर्ली आ रही है ब्रैकेट, वो कोई भी एस्केप कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको शो कर सकता है। अब हमारे पास सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर आ रहा है, वो कस्टमर नेम लाइक ES है, परसेंटेज लगाया तो उसके बाद लास्ट में 2 कैरेक्टर मैच करने चाहिए। यानी इसको भी अगर हम नॉर्थविंड के डेटाबेस को इस्तेमाल करके देखें कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हमने जो है SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ पे हम जो इस क्यूरी है इस क्यूरी को पेस्ट करते हैं। अब ये क्यूरी है सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे कॉन्टैक्ट नेम लाइक ES, तो एंड पे ES आना चाहिए, परसेंटेज साइन उससे पहले हम शो कर रहे हैं। उसके बाद जो 2 कैरेक्टर दिए हैं वो शो करते हैं कि लास्ट वाले कॉन्टैक्ट नेम में ES होना चाहिए। अब अगर हम इसको एक्सिक्यूट करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट नेम में जो नाम आ रहे हैं उसमें लास्ट वाले 2 कैरेक्टर ES हैं। ये देखें ES। उसके बाद हमारे पास जो क्यूरी सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स है वो कस्टमर नेम लाइक। अब यहाँ पे हमने 2 परसेंटेज साइन के तरह MER लिखा है, दरमियान में कैरेक्टर है उसमें MER जो है पैटर्न ये मैच करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे सिटी लाइक। अब पहला कैरेक्टर वाइल्ड कार्ड जो हमने दिया है उसके बाद ONDON है, पहला कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, वो पहला कैरेक्टर कोई भी ले ले लेकिन बाद वाले कैरेक्टर्स मैच करने चाहिए। फिर हमने कहा सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे सिटी लाइक, और L के बाद 3 कैरेक्टर्स कोई से भी हो सकते हैं और उसके बाद ON मैच करना चाहिए। और इसी सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे कस्टमर नेम लाइक BSP, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए कोई भी कैरेक्टर B हो, S हो, P हो। इसी तरह हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न होंगे जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं ये A से लेके F तक। फिर हमारे पास सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर है वो कस्टमर नेम लाइक A, यहाँ पे जो है A जो है वो मैच होना चाहिए। उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये क्यूरी जो है इसको भी हम नॉर्थविंड में चला कर देखते हैं। हमने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया इस क्यूरी को सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे कॉन्टैक्ट नेम लाइक, आगे A से शुरू हो और उसके यानी 3 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर की लेंथ हमने दी लेकिन ये टोटल मिला के 3 कैरेक्टर, यानी 3 कैरेक्टर तक की लेंथ ये शो करे। अगर हम इसको एक्सिक्यूट करें तो देखें A से शुरू होने वाले हैं कॉन्टैक्ट नेम और एटलीस्ट इनकी 3 की लेंथ है, ये ANA, और इसी तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है क्यूरी सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे कस्टमर नेम लाइक, आगे एक कैरेक्टर कोई भी हो सकता है और उसके बाद सेकंड नंबर कैरेक्टर R होना चाहिए। फिर हमने कहा सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर कंट्री लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे लाइक का हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया है कि कंट्री जो है जहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है वो कस्टमर में शो कर दे। उसके बाद हमने कहा सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे कंट्री इन जर्मनी, फ्रांस, UK। अब ये जो हमने कंट्रीज लिखे हैं सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ का डेटा जो है कस्टमर्स टेबल के अंदर से उठा के हमें दे। सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर्स वे कंट्री नॉट इन जर्मनी, फ्रांस, UK। अब ये जो 3 हमने कंट्रीज़ लिखे हैं
इनके कस्टमर्स हमें ना दिखाए, उसके अलावा बाकी कस्टमर्स को हमें दिखाए। तो इस क्यूरी का ये मतलब फ्रॉम कस्टमर्स से सब कुछ जो है वो सिलेक्ट करो। वे कस्टमर आईडी इन, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि वो वाले कस्टमर जिनका आईडी जो है वो ऑर्डर्स टेबल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने पहले से ऑर्डर किया हुआ है और उनकी डिटेल ऑर्डर्स टेबल के अंदर मौजूद है, हमें वो वाले कस्टमर। इसके बाद हमने यहाँ का नॉट इन, यानी हमने कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया नॉट इन, यानी वो वाले कस्टमर्स जिनका ऑर्डर आईडी नहीं है ऑर्डर्स टेबल के अंदर, वो वाले हमें शो करो। यानी ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर्स नहीं किए, वो तमाम के तमाम सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स टेबल के अंदर से वो तमाम के तमाम हमें शो करो। वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन, आगे हमने कहा सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ऑर्डर टेबल के अंदर उनका ऑर्डर कस्टमर आईडी नहीं है। सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वे प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, यानी प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर से वो सारे जिनकी प्राइस 10 और 20 के दरमियान है वो शो। Select style from products where price not between 10 and 20, यानी यहाँ पे not between हमने कीवर्ड यूज़ किया है कि 10 और 20 के दरमियान उनकी प्राइस नहीं है, उसके अलावा सारी शो कर। Select style from products where price between 10 and 20 and category ID in 1 2 3, अब यहाँ स्पेसिफिकली हमने कैटेगरी ID बता दिया कि 1 2 3 ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनके अंदर हमें वो वाली प्रोडक्ट्स दिखानी है जिनकी प्राइस बिटवीन 10 एंड 20 है। सेक्स टाइप फ्रॉम प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट नेम बिटवीन ए एंड एम, अब यहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल किया, आईडी इस्तेमाल नहीं की, तो साथ ही हमने ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम कर दिया। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हमें शो करेगा ए और एम, ए से जो प्रोडक्ट्स के नाम शुरू हो रहे हैं वो, और एम से जो शुरू इनके दरमियान जो हमारे पास आ रहे हैं वो वाले हमें प्रोडक्ट्स दिखाओ। उसके बाद हमने जो क्वेरी चलाई है वो ये है कि हमारा ऑर्डर टेबल जो है उसमें जो ऑर्डर आए हैं जिनकी डेट इन दो डेट्स के दरमियान है और वो वाली हमें शो करो। तो इसको हम जो है वो नॉर्थविंड के डेटाबेस में चला कर देखते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया और यहाँ पे हम नई क्वेरी चलाते हैं। बेस की क्वेरी सिलेक्ट टाइप फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर डेट बिटवीन, ये हमने दो डेट्स लिखी इनके दरमियान। अब ये जो हमारे पास ऑर्डर टेबल मौजूद है उस ऑर्डर टेबल में इन दो डेट्स के दरमियान जो डेटा होगा ऑर्डर्स का वो हमें शो करेगा। तो यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें इसने दो रिक्वायर्ड डेट्स जो हमने दी हैं उनके दरमियान का डेटा शो कर दिया। इसके बाद जो है हमने क्वेरी चलाई सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी। अब यहाँ पे एज जो है कीवर्ड हमने यूज़ किया, इसका मतलब हमने एलियास क्रिएट किया है कस्टमर आईडी का और उसका नाम हमने रखा है आईडी। अब ये कस्टमर टेबल के अंदर से हमें जो है वो कस्टमर आईडी देगा, लेकिन उस कॉलम का नाम होगा आईडी। अब ये ऑप्शनल है एज। उसके बाद वाली क्वेरी में हमने देखा कि हमने एज नहीं लगाया और सिर्फ लिखा सिलेक्ट कस्टमर आईडी और स्पेस देके हमने आईडी लिखा है, तो इससे भी एलियास क्रिएट होगा और जो कस्टमर आईडी हमें देगा उसके कॉलम का नाम वो आईडी रख देगा। सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, अब यहाँ पे कस्टमर आईडी आईडी है और कस्टमर नेम एज कस्टमर। यहाँ पे हमने क्या किया कि कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी ये दो कॉलम हमने क्रिएट किए, तो ये भी एलियास है और कस्टमर टेबल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एज स्मॉल प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट नेम को वो चूज़ करेगा, लेकिन हम एलियास क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट नेम आएंगे उनका कॉलम का नाम वो स्मॉल प्रोडक्ट्स रख देगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम दिया है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी उनकी बजाय हमने जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया डबल कोट्स का, तो हम डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी एलियास क्रिएट हो। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक एलियास क्रिएट किया है और इसमें हमने जो कंबाइन किए हैं चार कॉलम्स, उसमें एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी और कंट्री है, और फिर जो रिज़ल्ट उसका आएगा उसको हमने एज करके यानी कीवर्ड इस्तेमाल किया है, एड्रेस का नाम दिया, उस कॉलम का नाम हो गया एड्रेस। सेलेक्ट टाइप फ्रॉम कस्टमर एज पर्सन, अब यहाँ पे जो कस्टमर टेबल को
हमने पर्सन टेबल का इलियास दे दिया। इलियासिस का इस्तेमाल जो है ये बहुत ही यूज़फुल है, यानी जब एक से ज़्यादा टेबल इन्वॉल्व हो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉलम नेम बहुत बड़ा है और वो रीडेबल नहीं है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो या इससे ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन करना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक क्यूरी चलाई है कि सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे ओ डॉट ऑर्डर आई डी, अब यहाँ पे ओ जो है ना ये हमने इलियास लिखा है, किसका, ये हम आगे देखते हैं। ओ डॉट ऑर्डर आई डी, ओ डॉट ऑर्डर डेट और सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम। अब यहाँ पे ओ और सी का इस्तेमाल हो रहा है। जो ओ है वो ऑर्डर्स टेबल की वजह से हमने लिया है और सी जो है कस्टमर टेबल की वजह से लिया है, क्योंकि उसके बाद हमने कहा फ्रॉम कस्टमर्स एज सी एंड ऑर्डर्स एज ओ। तो यहाँ पे हम जो उनकी फील्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं वो उनके एलियास के साथ एक्सेस कर रहे हैं। कस्टमर्स का एलियास है सी और ऑर्डर्स का एलियास है ओ। तो ऑर्डर आईडी को हमने जब एक्सेस किया तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी लिखा है, ऑर्डर डेट को जब हमने एक्सेस किया तो ओ डॉट ऑर्डर डेट लिखा है, सी को जब हमने एक्सेस किया सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम लिखा है, वेयर सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू, अब आगे हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू, एंड सी डॉट कस्टमर आई डी इज इक्वल दे रहे हैं हम सी ओ डॉट कस्टमर आई डी। अब इसको अगर हम नॉर्थ विंड के डेटाबेस में चला के देखें तो हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हमने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ पे उस क्वेरी को लिखा। अब ये जो क्वेरी हमारे पास मौजूद है इसमें हमें ये 4 रिज़ल्ट्स देगा, जहाँ पे उस कॉन्टैक्ट नेम जो कॉन्टैक्ट नेम होगा वो होगा एना ट्रोजिलो। अब हम देखते हैं इसको अगर एक्सिक्यूट करके देखें तो ये हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी, चूँकि हमने उसको कहा था कि ओ डॉट ऑर्डर आईडी दे, ओ डॉट ऑर्डर डेट दे और सी डॉट कॉन्टैक्ट नेम दे, तो उसने हमें जो है ये तीनों रिजल्ट्स दिए सिलेक्ट करके यहाँ पे, और 4 ऐसे थे जिनमें वो मैच कर रहा था तो हमें 4 वैल्यूज उसने दे दी। कि रिलेटेड कॉलम्स की बेस पे जब हम रोज़ को कंबाइन करते हैं इसको हम सिक्वल जॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिक्वल जॉइंट में आता है इनर जॉइंट। इनर जॉइंट में अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं और उनकी मैचिंग वैल्यूज़ आ गई है तो वो मैचिंग वैल्यूज़ को शो करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी लगाई है, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम, तो हमें ये 3 चीज़ें देगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम। अब हम 2 टेबल्स जिनको हम इनर जॉइन करने लगे हैं उसमें से पहला है प्रोडक्ट्स और उसके बाद दूसरा है कैटेगरीज, और हमने इसको जॉइन किया है। प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसकी फील्ड है कैटेगरी आईडी, वो वाली जब बराबर आ जाएगी कैटेगरीज जो टेबल है उसकी कैटेगरी आईडी फील्ड के, तो जब मैचिंग वैल्यूज़ हो जाएंगी बराबर तो फिर वो शो कर देगा। इसको हम देखते हैं नॉर्थ विंड के डेटाबेस में कि ये कैसे क्यूरी जो है काम करती है। हमने SQL का मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं क्यूरी और मेक श्योर करें कि हमारे पास जो डेटाबेस है नॉर्थ विंड का है, इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। तो हम देख सकते हैं वो तीनों फील्ड्स जो हमने कहा था कि शो करें, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम, उनकी मैचिंग वैल्यूज़ दोनों टेबल से उसने उठा के हम शो कर दें। इनर जॉइन के बाद हम देखते हैं जॉइन। बेसिकली जॉइन सेम है, जिस तरह इनर जॉइन होता है वही काम जॉइन भी करता है। जैसे यहाँ पे इस क्यू में हम देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स टेबल जो है उसकी फील्ड प्रोडक्ट आईडी को, इसी तरह प्रोडक्ट्स टेबल की फील्ड प्रोडक्ट नेम को और कैटेगरीज टेबल की फील्ड कैटेगरी नेम को, इन तीनों को हमने शो करना है। अब हम जिन 2 टेबल्स पे लगा रहे हैं ये जॉइन, उनमें एक प्रोडक्ट्स है दूसरा कैटेगरीज है, तो जॉइन का हमने इनर जॉइन की बजाय हमने सिर्फ यहाँ कीवर्ड इस्तेमाल किया जॉइन। तो प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी आईडी बराबर होनी चाहिए कैटेगरीज में डॉट कैटेगरी आईडी जो है उसके। जब ये दोनों मैचिंग वैल्यू आ जाएंगी तो ये उसी तरह हमें रिजल्ट शो करेगा जैसे इनर जॉइन पर उसने शो किया था। तो बेसिकली जॉइन और इनर जॉइन एक ही काम करते हैं। इसके बाद हम जो है वो 2 इनर जॉइन लगा रहे हैं। अब ये 2 इनर जॉइन हमने कहा है कि इसमें तमाम वो ऑर्डर्स जो कस्टमर के हैं और शिपर की इंफॉर्मेशन के साथ वो हमें शो करें। तो सबसे पहले अगर इस सिलेक्ट क्वेरी को देखें तो हमने ऑर्डर्स टेबल जो है उसकी फील्ड ऑर्डर आईडी, कस्टमर टेबल की फील्ड कस्टमर नेम और शिपर्स टेबल की फील्ड शिपर नेम जो है इनको हमने डिस्प्ले करना है।
अब हमारे पास जो पहला इनर जॉइन हमने लगाया है वो ऑर्डर्स टेबल और कस्टमर टेबल के ऊपर है। तो उसमें हमने कहा है कि ऑर्डर्स का जो टेबल है उसकी कस्टमर आईडी फील्ड और बराबर नीचे कस्टमर्स के टेबल की कस्टमर आईडी फील्ड के। फिर दूसरा जॉइन हमने जो लगाया है वो हमने ऑर्डर्स टेबल और शिपर्स के ऊपर लगाया है। तो इसमें पहला हमारे पास है ऑर्डर्स डॉट शिपर आईडी, यानी ऑर्डर्स टेबल की शिपर आईडी जो फील्ड है वो बराबर आ जाए शिपर्स टेबल के शिपर आईडी फील्ड के, तो हमें शो कर दे। आए इस क्यूरी को भी जो है वो हम नॉर्थविंड के डेटाबेस में चला कर देखते हैं। हमने सिक्योर का मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ये ओपन किया है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं क्यूरी को। क्यूरी में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। जो हमारे पास कस्टमर है उसमें हमने कस्टमर नेम की बजाय, चूँकि वहाँ पे फील्ड है कॉन्टैक्ट नेम, तो वो हमने चेंज किया है। इसी तरह शिपर्स में शिपर नेम की बजाय वहाँ कंपनी नेम में वो चेंज किया है। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स में ये यहाँ पे जो है वो शिपर आईडी की बजाय हमारे पास फील्ड है शिप वाया। तो ये हमने 3 जो है वो फील्ड्स चेंज किए उनके नाम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों वो फील्ड्स आ गई हैं जो हमने सेलेक्ट की थी। ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ये हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गया। कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम आ गया, यानी यहाँ पे चूँकि उसका नाम कॉन्टैक्ट नेम था तो कॉन्टैक्ट नेम लिखा, ये आ गया। और शिपर डॉट कंपनी नेम लिखा, कंपनी नेम। इसके बाद हमारे पास आता है लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन में होता है कि लेफ़्ट के तमाम रिकॉर्ड्स वो शो करता है और उसके अलावा जो मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं राइट टेबल से। अगर राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है तो फिर रिज़ल्ट 0 शो करता है राइट साइड से। अब ये हम देखते हैं नीचे हमारे पास क्वेरी है सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। कस्टमर्स का टेबल है उसकी कस्टमर नेम फील्ड दी, ऑर्डर्स का टेबल है उसकी ऑर्डर आईडी फील्ड। ये 2 हमें रिजल्ट्स चाहिए। अब हम जो 2 टेबल इस्तेमाल करें वो कस्टमर्स का टेबल है और ऑर्डर्स का, उस पर हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया। तो हमने कहा कि कस्टमर्स का जो कस्टमर आईडी फील्ड है वो बराबर आ जाती है ऑर्डर्स के डॉट कस्टमर आईडी फील्ड के, तो फिर हमें वो रिज़ल्ट शो करे। और इसको हमने ऑर्डर किया है, ऑर्डर बाय जो है वो कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम की बेस पे है। तो इसको भी हम जो है वो सिक्योर मैनेजमेंट में चला कर देखते हैं इस क्यूरी को। हमने सिक्योर का मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे वो क्यूरी पेस्ट की, यहाँ पे हमारे कस्टमर नेम के कॉन्टैक्ट नेम कर दिया और कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर का टेबल है उसमें फील्ड का नाम है कॉन्टैक्ट नेम। अब हमने इसको एक्जीक्यूट किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो हमने 2 फील्ड्स जो है वो सेलेक्ट की थी, एक कॉन्टैक्ट नेम और एक ऑर्डर आईडी, वो हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है राइट जॉइन, या इसको हम राइट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। अब इसमें जो राइट जॉइन है ना, ये कीवर्ड ये तमाम रिकॉर्ड्स जो राइट टेबल के हैं वो शो कर देगा और मैचिंग वैल्यूज़ जो लेफ़्ट टेबल में है वो, अगर लेफ़्ट टेबल में मैचिंग वैल्यू नहीं है तो रिज़ल्ट 0 होगा लेफ़्ट टेबल का। इसमें जो अभी हम क्यूरी चलाने लगे हैं इसमें तमाम एम्प्लॉइज़ और जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो शो करेगा। अब यहाँ पे अगर देखें क्यूरी ये है कि ऑर्डर्स जो टेबल है उसका ऑर्डर आईडी फील्ड शो करे, एम्प्लॉइज़ टेबल का लास्ट नेम शो करे और एम्प्लॉइज़ टेबल का फर्स्ट नेम शो करे। अब हमने लिया है ऑर्डर टेबल एम्प्लॉय टेबल, जिस पे हमने राइट जॉइन लगाया है और हम कहते हैं कि ऑर्डर्स टेबल जो है उसकी एम्प्लॉय फील्ड जो एम्प्लॉय आईडी है वो वाली बराबर रहती है एम्प्लॉइज़ जो टेबल है उसकी एम्प्लॉय आईडी के, तो फिर हमें शो कर दे रिजल्ट। और ये जो ऑर्डर बाय करेगा ये ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी की बेस पे करेगा। इसको भी हम जो है वो नॉर्थविंड के डेटाबेस में जो है क्यूरी को चला कर देखते हैं। हमने सिक्योर का मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं क्यूरी को और हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हम देख सकते हैं हमने जो 3 फील्ड्स जो है वो सेलेक्ट की थी वो हमारे पास आ गई, ऑर्डर आईडी भी, लास्ट नेम भी और फर्स्ट नेम भी। अब इसके बाद हमारे पास था फुल जॉइन, इसको हम फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं। फुल आउटर जॉइन जो कीवर्ड होता है ये तमाम रिकॉर्ड शो कर देता है जब हमारे पास मैच हो जाए लेफ़्ट टेबल में या राइट टेबल में। अब ये नीचे हमारे पास जो क्यूरी है वो अगर आप देखें तो इसमें हम कहते हैं कि सिलेक्ट कस्टमर्स जो हमारे पास टेबल है उसकी कस्टमर नेम फील्ड, ऑर्डर्स टेबल की ऑर्डर आईडी फील्ड और उसके बाद हम 2 टेबल इस्तेमाल करें कस्टमर्स का और ऑर्डर्स का, जिस पे हमने फुल आउटर जॉइन लगाया है। तो हमने बोला कि कस्टमर की जो कस्टमर आईडी फील्ड है वो बराबर रहती है ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी फील्ड के, तो हमें शो कर दे वो रिज़ल्ट। लेकिन ये किसकी बेस पे, ऑर्डर बाय कस्टमर्स जो टेबल है उसके कस्टमर नेम की बेस पे हमें ये जो है वो रिज़ल्ट शो करेगा। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने न्यू क्यूरी ओपन की और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं
अब ये क्यूरी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ हमने ये चेंजेस किया कि यहाँ कस्टमर नेम के कॉन्टैक्ट नेम किया है और इधर भी कस्टमर नेम के कॉन्टैक्ट नेम, क्योंकि जो हमारे पास डेटाबेस का ये टेबल मौजूद है इसमें कस्टमर नेम के बजाय कॉन्टैक्ट नेम है। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नेम की फील्ड भी आ गई, ऑर्डर आईडी की। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ जॉइन। ये भी रेगुलर ज्वाइन है, लेकिन इसमें टेबल अपने आप के साथ ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कि हमने जो है कस्टमर टेबल जो था उसका एक एलियास क्रिएट किया, यानी एक टेबल ए क्रिएट किया और एक टेबल बी क्रिएट किया, यानी एक ही टेबल है उसके हमने दो टेबल क्रिएट कर दिए। अब उसके बाद यानी इसके बाद हम आते हैं इधर, जो हमने टेबल ए क्रिएट किया है उसका कॉन्टैक्ट नेम जो है यानी ये फील्ड वो डिस्प्ले करवानी है हमने, और उसका हमने एलियास बना लिया कस्टमर नेम 1, ठीक है। यानी इस कस्टमर नेम 1 कॉलम के नीचे वो उसके कॉन्टैक्ट नेम्स आते जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास कस्टमर बी का यहाँ पे एलियास क्रिएट हुआ था उसके ज़रिए हमने कॉन्टैक्ट नेम यानी ये वाला ये कॉन्टैक्ट नेम हमने डिस्प्ले करवाने हैं इसके नीचे, यानी इस कॉलम के नीचे जो कि हमने एलियास बनाया है कस्टमर नेम 2 का। तीसरे नंबर पे हमने जो डिस्प्ले करवाना है वो हमने इसी कस्टमर टेबल जो ए है इसका ये वाला कॉलम जो सिटी वाला है, इसमें जो सिटीज़ आपस में जो है मैच करते जा रहे हैं वो हमने तीसरे कॉलम में शो करने हैं। अब जब हमने ये भी समझ लिया और ये सिलेक्ट वाली जो क्यूरी है ये भी समझ ली, तो सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे आते हैं इसको समझना। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने कंडीशन लगाई है कि जब हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हों जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें जो ए कस्टमर आईडी है, यानी इस टेबल का ये जो कस्टमर आईडी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये कस्टमर आईडी बराबर नहीं होना चाहिए बी के कस्टमर आईडी के, ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चूँकि हमने कहा है कि ऑर्डर बाय ए डॉट सिटी, यानी ये जो ए टेबल है इसके सिटी से हम शुरू करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि सिटीज़ जो मैच कर रहे हैं वहाँ से हमने स्टार्ट लेना, क्योंकि हमने कहा ए का सिटी मैच करना चाहिए बी की सिटी के, और कस्टमर आईडी जो है वो मैच नहीं करना चाहिए बी के कस्टमर आईडी से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखें, ये जब सबसे पहले ये वाला टेबल और ये वैल्यू जब इसके साथ मैच करेगी तो ये इसलिए नहीं लेगा कि इसका ये वाला आईडी या ये वाला आईडी ये इसके आईडी या इस आईडी के बराबर आ रहा है। तो हमने कहा था कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, आईडी बराबर नहीं होना चाहिए, लिहाजा पहले मैच में उसने इस वैल्यू को नहीं लिया जो हमने इसके साथ कंपेयर किया। दूसरे में हम अब इस वैल्यू को इस दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे, इधर वही चीज़ है, सिमिलर है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ। अब जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमने देखा कि जो हमारे पास सिटी है वो भी सिमिलर आ रहा है, इसका सिटी भी ब्यूनस आयरेस है, इसका सिटी ब्यूनस आयरेस है। और दूसरी कंडीशन जो हमने कहा था आईडी बराबर नहीं होनी चाहिए, तो जो इसका आईडी है यहाँ पे देखें और जो इसका आईडी है यहाँ पे देखें वो बराबर नहीं है, लिहाजा अब हम जो रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले करने लगे। वो कैसे? सबसे पहले हम इधर देखते हैं, हमने कहा था जब ऐसा हो कि आईडी बराबर ना आए और सिटी बराबर आ जाए तो फिर सबसे पहले क्या करना है कि इस ए वाले टेबल का हमने कहा था कि कॉन्टैक्ट नेम लेना है, ए वाले टेबल कॉन्टैक्ट नेम, तो इसके बराबर ये कॉन्टैक्ट नेम आ गया और ये ए टेबल आ गया, तो ये वैल्यू आएगी पहले जो इसके नीचे डिस्प्ले होगी। उसके बाद चूँकि हमने ये वाला लिया था तो इसका जो है कॉन्टैक्ट नेम ये वाला है बी के नीचे, ये तो बी का कॉन्टैक्ट नेम इसके नीचे आएगा, यानी पहले ये वाला नाम आएगा और इसके नीचे ये वाला नाम आएगा। अब हमने इसको इसके साथ भी कंपेयर कर लिया, इसको इसके साथ भी कंपेयर कर लिया, अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। जब इसको इसके साथ कंपेयर किया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि ये दोनों सिटी बराबर हैं, इनके नाम, ये भी ब्यूनस आयरेस है, ये ब्यूनस आयरेस है।
दूसरी कंडीशन ये थी कि इनकी आईडी बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसका आईडी 12 है या ये वाला है, और इसका आईडी जो हमारे पास आ रहा है वो ये है, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी। लिहाजा इसको भी हम आप लिखेंगे कस्टमर नेम के नीचे और कस्टमर नेम 2 के नीचे। वो कैसे? पहले हम इसके बराबर जो आ रहा है कॉन्टेक्ट नेम ये, यानी यहाँ पे फिर हमारे पास ये नाम आएगा दूसरे नंबर पे, और उसके बाद इसके नीचे हमारे पास इसके बराबर वाला कॉन्टेक्ट नेम आएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि 2 वैल्यू जो है वो आ गई। एक इसके साथ हमने कंपेयर किया था तो वो तो नहीं हुआ था क्योंकि उसमें आईडी बराबर आ रहा था। इसके साथ कंपैरिजन और इसके साथ कंपैरिजन हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ये दूसरे नंबर पे लेंगे। हम इस कॉलम का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था ऑर्डर बाय ए सिटी, यानी ए के सिटीज़ को ऑर्डर बाय हमने लेना है। तो ये ऑर्डर इसका हो गया कंप्लीट। अब दूसरे पे आते हैं इसका। इसको भी इसी तरह इसके साथ पहले मैच करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। अब जब हम इसको इसके साथ मैच करेंगे तो सिटी भी बराबर आ गए, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसको जब हमने इसके साथ मैच करने के बाद यानी देखा कि इसका आईडी जो है 12 आ रहा है और इसका आईडी 54 है, तो ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। लिहाजा अब हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि इसका कॉन्टेक्ट नेम है ये वाला, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया था तो इसका कॉन्टेक्ट नेम है ये वाला। तो कस्टमर नेम 1 के नीचे ये आएगा यहाँ, और कस्टमर नेम 2 के नीचे ये वाला आएगा। ये हो गया। अब इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे। अब देखें, जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये सिटी तो सिमिलर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं दोनों के, लेकिन यहाँ पे आईडी जो है वो भी बराबर आ गई। लिहाजा ये वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था आईडी बराबर नहीं होनी चाहिए, ये तो बराबर आ गई, इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। वो कैसे? ये सिटी दोनों बराबर आ गए, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इसको जब हमने इसके साथ कर लिया, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब देखें, इसका आईडी ये वाला और इसका आईडी ये वाला दोनों डिफरेंट है, लिहाजा दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? ये वाला हमारे पास आएगा कस्टमर नेम के 1 के नीचे कॉन्टेक्ट नेम, और इसके सामने वाला ये आएगा कस्टमर नेम 2 के नीचे। तो ये दोनों हो गए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा जो है ये सबसे पहले इधर कंपेयर करेंगे हम, तो ये सिटी नेम बराबर आ गए, और इसका जो हमारे पास आईडी है वो और इसका आईडी डिफरेंट है, लिहाजा अब फिर इसको भी लिखा जाएगा। वो कैसे? इसके सामने वाला ये नाम, ठीक है, कस्टमर नेम 1 के नीचे आएगा, और जो हम इसको कंपेयर किया था इसके साथ, तो इसके साथ वाला ये वाला नाम कस्टमर नेम 2 के नीचे आएगा। इसका कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करें तो दोनों में सिटी नेम बराबर आ रहे, और दोनों का आईडी जो है इसका भी और इसका आईडी भी मुख्तलिफ है, लिहाजा ये भी लिखा जाएगा। ये कस्टमर नेम 1 के नीचे आएगा और ये वाला कस्टमर नेम 2 के। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे उस सूरत में आप देखें कि ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं सिटी नेम, लेकिन इसका आईडी और इसका आईडी भी बराबर आ गया, जबकि नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा इसको नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गए कि जिसमें हमने क्या किया कि कस्टमर नेम 1 के नीचे जो नाम है वो आगे, कस्टमर नेम 2 के नीचे नाम आगे, और जो सिटीज़ आपस में सिमिलर हैं वो इसके नीचे आते जा रहे हैं। ये जो जितना हमने किया है इस सारे को हम जो है वो नॉर्थविंड के डेटाबेस में ये वाली क्यूरी चला कर देखते हैं, तो हम देखेंगे कि उसके रिज़ल्ट वही आए हैं जो अभी हमने कंपेयर करके लिखे। अभी हमने ओपन किया डेटाबेस और इसमें हमने ये क्यूरी लिखी है वही वाली। इसमें हमने कहा कि सेलेक्ट करें ए डॉट कॉन्टेक्ट नेम एज कस्टमर नेम 1 और बी डॉट कॉन्टेक्ट नेम एज कस्टमर नेम 2, और तीसरा कॉलम शो करें ए डॉट सिटी फ्रॉम कस्टमर ए कस्टमर बी, वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी जो है वो बराबर नहीं है बी डॉट कस्टमर आईडी के, एंड ए डॉट सिटी बराबर है बी डॉट सिटी के, और इसको ऑर्डर बाय करेगा ए डॉट सिटी। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आप देखें हमारे पास जो रिजल्ट हैं वही आए हैं। कस्टमर नेम 1 का कॉलम उसने बनाया, कस्टमर नेम 2 का कॉलम सिटी का बनाया, और इसमें इस तरीके से जो सिटी सिमिलर आ रहे हैं वो सिटी में लिख रहा है,
और जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इसका रिज़ल्ट वो इस तरफ कॉलम 1 में और कॉलम 2 में शो कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है सिक्वल यूनियन ऑपरेटर। सिक्वल यूनियन ऑपरेटर है, ये हमारे पास जो इस वक्त आप देख सकते हैं 2 क्यूरीज हैं, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, फिर हमने यूनियन ऑपरेटर इस्तेमाल किया, और सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। अब ये जो है ना, ये हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होने देगा। हमारे पास यूनियन ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त जो यूनिक वैल्यूज़ हैं तो उनकी वो आएंगी, यानी कस्टमर टेबल से भी वो सिटी की यूनिक वैल्यू लेगा, सप्लायर से भी, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। लेकिन नीचे अगर हम देखें हमारे पास एक और स्टेटमेंट से हमने कहा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन ऑल। जब हमने यूनियन ऑल ऑपरेटर लिख दिया तो फिर ये दोनों जो टेबल्स हैं इनमें जो सिटी की वैल्यू डुप्लीकेट भी है वो भी हमें शो कर देगा, और ये ऑर्डर बाय करेगा सिटी की बेस पे, इधर भी ऑर्डर बाय करेगा सिटी की बेस पे। इसको भी हम जो है वो मैनेजमेंट स्टूडियो में चला कर देखते हैं। अब ये हमने जो है मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ये पहले वाला जो है इसमें हम जो है वो यूनियन का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनियन ऑल नहीं। इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो शो नहीं करेगा। अगर हम इसको एक्सिक्यूट करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हैं, यूनियन में डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे यूनियन की बजाय हम इसको यूनियन ऑल कर देते हैं। अब हम अगर इसको एक्सिक्यूट करें, अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्यूरी है यहाँ पे हमने सेलेक्ट सिटी और कंट्री कस्टमर टेबल से लिए, और यहाँ पे हमने वेयर क्लास लगाई कि कंट्री यूके होना चाहिए। इसी तरह दूसरी क्यूरी में हमने कहा सेलेक्ट सिटी कंट्री फ्रॉम सप्लायर्स, जो सप्लायर्स का टेबल है उसमें से ले, और उसमें भी हमने वेयर कंडीशन लगाई कंट्री यूके होना चाहिए। अब इसमें चूँकि यूनियन का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हमें शो करेगा और रिपीटिंग वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास है सिक्वल ग्रुप बाय। इसमें जो है हम क्या करने लगे हैं कि हमारे पास जो कंट्री हर कंट्री का जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो हमें शो के कितने हैं, तो हमने क्यूरी लगाई है कि सिलेक्ट काउंट करे, यानी काउंट करेगा वो, चूँकि कस्टमर आईडी को काउंट करके वो बता सकता है कितने कस्टमर्स हैं। तो लेकिन आगे हमने जो शो किया वो है कंट्री, यानी काउंट करे कस्टमर आईडी और फिर कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स जो टेबल है वहाँ से। तो ग्रुप बाय कंट्री की बेस पे कर रहा है, लिहाजा हर कंट्री के जब वो कस्टमर आईडी काउंट करेगा तो टोटल उसके पास आ जाएंगे। जैसे आप नीचे टेबल में देख सकते हैं कि हर कस्टमर आईडी जो है उसका वो काउंट करके उसके हिसाब से हमें टोटल कस्टमर बता रहा है। तो नीचे अगर देखें हमारे पास एक और क्यूरी लिखी हुई है कि सिलेक्ट काउंट करे कस्टमर आईडी काउंट करेगा वो, और शो करेगा कंट्री फ्रॉम कस्टमर का जो टेबल है वहाँ से। यहाँ पे फिर ग्रुप बाय कंट्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट पे लिख दिया है DESC, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि असेंडिंग में होता है, अगर आपने डिसेंडिंग में करना है तो उसके आखिर में आपको लिखना पड़ेगा DESC। तो इसको भी हम जो है वो सिक्वल के जो मैनेजमेंट स्टूडियो में चलाकर इस क्यूरी को देखते हैं। ये हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और इसमें हमने पेस्ट की क्यूरी। अब इसको हम एक्सिक्यूट करके देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कंट्री, और हर कंट्री की अलग से हम काउंट करके उसने दे दिया। अब हमने दूसरी क्यूरी जो है जिसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको शो किया है, इसको अगर हम देखें तो ऑर्डर बाय हम कर रहे हैं काउंट को, यानी कस्टमर आईडी जो है उसका, और कस्टमर आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इसको एक्सिक्यूट करें तो आप देख सकते हैं कि जो पहले असेंडिंग ऑर्डर में था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में से शो कर दिया है। अब इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास एक कम्प्लेक्स क्यूरी लिखी हुई है। बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि जो शिपर है जिसने ऑर्डर किए हैं उस शिपर का नाम और उसने कितने ऑर्डर किए हैं ये हमें पता है। अब ये इस क्यूरी को हम समझते हैं कि सिलेक्ट शिपर्स डॉट शिपर नेम, शिपर्स टेबल है और उसका शिपर नेम उसकी फील्ड है, तो शिपर नेम हमें दिखाए, फिर काउंट करके दे हमें ऑर्डर आईडी के उसके कितने ऑर्डर्स थे। ऑर्डर टेबल्स के अंदर से वो ऑर्डर आईडी उठाएगा और काउंट करेगा, और उस कॉलम को वो शो करेगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, यानी एलियास हमने यहाँ पे क्रिएट किया।
तो ये बेसिकली जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2 कॉलम्स में, एक शिपर का नाम लिखा होगा और दूसरा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स लिखे होंगे। अब इसमें हमने लेफ़्ट जॉइन किया है शिपर्स को, ऑर्डर्स डॉट शिपर आईडी बराबर रहता है शिपर्स डॉट शिपर आईडी के, तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा और इसको वो ग्रुप बाय करेगा शिपर नेम के हिसाब से, यानी सेंडिंग ऑर्डर में। आइए इसको भी देखते हैं। हमने जो है मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया क्यूरी को। सिर्फ जो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है वो ये कि हमारे पास जो शिपर नेम बजाय कंपनी नाम था जो कि इस डेटाबेस के अंदर, वो हमने लिखा। यहाँ पे भी कंपनी नेम लिखा और जो ऑर्डर आईडी था यहाँ पे शिपर आईडी, उसकी जगह पे है शिप वाया, चूँकि उसकी फील्ड का नाम था शिप वाया। तो ये सारा हमने क्यूरी के अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग की। ये हमारे पास क्यूरी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी नेम हमारे पास आ रहा है बेसिकली के शिपर नेम, वो शिपर नेम जिसको हमने यहाँ पे कंपनी नेम बोला कि कितने हैं, वो 3 हैं और उनने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स किए हैं वो उनके सामने लिखे। इसके बाद हमारे पास आ गया हैविंग क्लॉज। ये हैविंग क्लॉज उस वक्त इस्तेमाल होती है जब एग्रीगेटेड फंक्शन हो, क्योंकि एग्रीगेटेड फंक्शन में हम वेयर क्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो क्यूरी है इसको हम समझते हैं कि हम काउंट कर रहे हैं कस्टमर आईडी को और कंट्री आ रहा है हमारे पास दूसरा कॉलम कस्टमर्स टेबल से। अब इसमें हमने जो ग्रुप बाय कंट्री के हिसाब से, इसका मतलब है कि हर कंट्री जो है उसमें जो कस्टमर आईडी है उसको वो काउंट करेगा, और देखिए कैसे करेगा, हैविंग काउंट के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेयर क्लास इस्तेमाल नहीं हो सकती, एग्रीगेटिव फंक्शन है। ग्रेटर देन 5 आएगा, जिस कंट्री के भी जो कस्टमर हैं वो 5 से ज़्यादा हैं वो शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट लिखा है कस्टमर आईडी ग्रेटर 5 होना चाहिए। अगर वो 5 से ज़्यादा तो उसको वो शो कर देगा। तो हमारे पास बेसिकली जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा कस्टमर आईडी और कंट्री उसके हिसाब से कि जिन कंट्रीज़ में कस्टमर्स जो हैं वो 5 से ज़्यादा हैं। दूसरी क्यूरी को अगर हम देखें तो वही क्यूरी है, सिर्फ ये फ़र्क है कि हम ऑर्डर बाय जो कर रहे हैं अकाउंट को कस्टमर आईडी की बेस पे, वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। पहले असेंडिंग में था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में होता है। यहाँ पे भी वही रिज़ल्ट शो करेगा लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। आए इसको भी जो है वो हम मैनेजमेंट स्टूडियो में चला कर देखते हैं। मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया, यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं क्यूरी। ये जो पहली क्यूरी थी हमारी उसको हम रन करके देखते हैं तो ये हमारे पास का रिज़ल्ट आ गया और ये रिज़ल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। कंट्री आ गए हैं जिनमें कस्टमर्स 5 से ज़्यादा ऑर्डर किए हुए हैं। तो ये हमारे पास ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए। अब इसी क्यूरी को हम लिखते हैं कि इसमें रिज़ल्ट जो है हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे। तो ये हमारे पास जो दूसरी क्यूरी है इसमें हमने लास्ट में ऑर्डर बाय काउंट, अब काउंट जो कस्टमर आईडी आ रहा है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। तो इसमें जो होगा वो रिज़ल्ट जो हम एक्सिक्यूट करें तो हमारे पास आएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसके बाद हमारे पास है एग्जिस्ट ऑपरेटर। एग्जिस्ट ऑपरेटर जो बेसिकली ये चेक करता है किसी भी रिकॉर्ड की जो एग्जिस्टेंस होती है मौजूदगी सब क्यूरी के अंदर। हमारे पास एक क्यूरी होती है, उसके बाद एक सब क्यूरी होती है। सब क्यूरी में अगर हमारे पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रिटर्न हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो एग्जिस्ट ऑपरेटर है वो उसको ट्रू रिटर्न करता है। अब ये नीचे हमारे पास देखें क्यूरी है सिलेक्ट और उसके बाद हमारे पास एक सब क्यूरी लगी हुई है सिलेक्ट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट, जिसमें हमने कहा कंपनी नेम सिलेक्ट करो सप्लायर से, और फिर उसके बाद वेयर एग्जिस्ट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं हम आप इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं सब क्यूरी में। और इसमें हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसका सप्लायर आईडी बराबर होना चाहिए सप्लायर टेबल के सप्लायर आईडी के। जब ये बराबर आ जाए और एंड ऑपरेटर भी साथ में कि यूनिट प्राइस लेस 20 आ जाए तो ऐसी सूरत में एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स ट्रू होने की सूरत में ये उसको शो कर देगा ट्रू। इसी तरह हमारे पास नीचे क्यूरी जो लगी हुई है इसमें हमने ये किया है कि यूनिट प्राइस लेस देन 22 जहाँ का यूनिट प्राइस इक्वल 22 आ जाती है तो वो वाली प्रोडक्ट्स हमें शो कर दे। तो इसको भी जो है वो हम SQL के मैनेजमेंट स्टूडियो में चला कर देखते हैं। ये हमने जो है वो ओपन किया मैनेजमेंट स्टूडियो और यहाँ पे पेस्ट की क्यूरी, और पेस्ट करने के बाद हम इसे एक्सिक्यूट करके देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। ये वो रिज़ल्ट है जिसमें उसने हमें जो है एक या एक से ज़्यादा टेबल्स रिटर्न किए हैं और ट्रू होने की सूरत में हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू हो गया है। अब इसी को हम चेक करते हैं जहाँ पे हमने यूनिट प्राइस बोला है कि इक्वल टू 22 आ रहा है। अब ये हमने ओपन किया मैनेजमेंट स्टूडियो को, पेस्ट की क्यूरी, और यहाँ पे यूनिट प्राइस इक्वल 22 आ रहा है। तो इसको हम एक्सिक्यूट करके देखते हैं
तो ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसमें यूनिट प्राइस बराबर 22 के आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है एनी एंड ऑल ऑपरेटर्स। बेसिकली ये अलाउ करता है कि जो कंपैरिजन होता है एक सिंगल वैल्यू कॉलम का, वो सिंगल वैल्यू कॉलम जो रेंज ऑफ अदर वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास उनके साथ वो कंपैरिजन करता है। जैसे नीचे हम क्यूरी में देखें तो हम कह रहे हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, वहाँ पे प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स जो टेबल है उसमें प्रोडक्ट आईडी बराबर आ जाता है। अगर आगे उसके बाद हम एनी का ऑपरेटर लगाते हैं, फिर हम सब क्यूरी लगाते हैं। सब क्यूरी में हम जो है ना आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से, ऑर्डर डिटेल जो नीचे टेबल बना हुआ है ऑर्डर डिटेल, वहाँ से उसको वो सिलेक्ट करेगा। और ऑर्डर डिटेल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी का कॉलम मौजूद है, उस प्रोडक्ट आईडी के कॉलम को वो सिलेक्ट करेगा वेयर क्वांटिटी इज इक्वल 10। अब वहाँ पे जहाँ पे क्वांटिटी 10 आ जाती है उस कॉलम के अगेंस्ट सिर्फ उसकी वैल्यू को उठाएगा, उस प्रोडक्ट नेम को हमें शो करके देगा। तो आए इसको भी हम देखते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो में रन करके। ये हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने पेस्ट की क्यूरी। अब इस क्यूरी को देखें, हमने कहा कि सिलेक्ट करें प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट नेम उठाएगा जहाँ प्रोडक्ट आईडी बराबर आती है एनी, आगे हमने ऑपरेटर लिखा है और हमने कहा कि सिलेक्ट करें सब क्यूरी के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो हमारे पास ऑर्डर डिटेल टेबल में था वो जहाँ पे क्वांटिटी इक्वल 10 आ जाती है। इसको एक्सिक्यूट करें तो ये उसने वो वाली प्रोडक्ट्स उठा दी। अब अगर हम देखें यहाँ पे एनी की बजाय अगर हम ऑल कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी 10 है वो तमाम की क्वांटिटी जब 10 के बराबर हो जाए तो हमें रिटर्न करो। अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली यहाँ पे तमाम की क्वांटिटी 10 के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से फॉल्स रिटर्न करेगा और हमारे पास जो 0 रिजल्ट आएगा। आप देखें जब हमने एक्सिक्यूट किया प्रोडक्ट का नाम हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं शो कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तमाम की क्वांटिटी। जब हमने डेटा को एक टेबल से नए टेबल में जो है वो कॉपी करना हो तो उस वक्त हम इस क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप ये क्यूरी देख सकते हैं, इस क्यूरी को हम जो है सिक्योर मैनेजमेंट स्टूडियो में चला कर देखते हैं। हमने मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया, यहाँ पे हमने क्यूरी को पेस्ट किया और ये हमारे पास जो है नया टेबल होगा जिसमें हमने डेटा को जो है वो कॉपी करना है। और आगे हमने लिखा है फ्रॉम कस्टमर्स, तो कस्टमर्स का जो डेटा है वो इसमें कॉपी होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्थ विंड का डेटाबेस और इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये। अब इसको अगर हम रिफ़्रेश करें और दोबारा डेटाबेस को ओपन करें नॉर्थ विंड के टेबल्स में जाके देखें तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। इसको अगर ओपन करके देखें तो कस्टमर का डेटा जो है वो सारे का सारा इसमें कॉपी होकर आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को नए टेबल में अगर हम जो है कॉपी करना चाहें। अब जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये क्यूरी है सिलेक्ट कॉन्टैक्ट नेम, तो इसमें हम जो है कस्टमर टेबल का कॉन्टैक्ट नेम को हम इस टेबल के अंदर कॉपी कर रहे हैं। तो इसको भी देखते हैं कि अब हम इस क्यूरी को जो है एक्सिक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे टेबल इस नाम का नहीं है, वो टेबल क्रिएट होगा और ये वाली फील्ड जो कस्टमर टेबल की है वो इसमें कॉपी हो जाएगी। तो इसको सेलेक्ट किया, एक्सिक्यूट किया। अब हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके अगर देखें तो हमारे पास जो डेटाबेस होगा उसमें ये टेबल क्रिएट हो गया ये। और इसको अगर हम ओपन करें तो ये वाली फील्ड जो है जो हमने उसको कहा था वो फील्ड सारी की सारी यहाँ पे कॉपी होगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वाली क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक इनटू। आगे हमने जो है एक और टेबल बनाया है जर्मनी डेटा और इसमें हम कस्टमर टेबल से सिर्फ वही वाले सेलेक्ट करेंगे जिनका कंट्री जर्मनी होगा। तो आए देखते हैं इसको भी रन करते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो में। हमने जो है वो मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया है, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इस क्यूरी को और इसमें हमने कहा कि सिर्फ वो कंट्रीज़ जो जर्मनी के हैं वो वाले कॉपी करें कस्टमर से और उसको फिर इस टेबल में जर्मन डेटा टेबल में जो है वो पेस्ट कर दें। तो ये टेबल यहाँ पे अभी नहीं है, हम देखें जब इसको हम रन करते हैं तो ये टेबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्थ विंड का डेटाबेस और उसके बाद इस क्यूरी को सेलेक्ट करके एक्सिक्यूट किया और ये एक्सिक्यूट होगी क्यूरी। अब इसको अगर हम रिफ़्रेश करें डेटाबेस में जाके देखें हमारे पास नॉर्थ विंड का डेटाबेस है इसके टेबल में
तो ये हमारे पास आ गया। इसको राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करें तो ये वो वाला सारा डेटा इसने कॉपी कर दिया। इसको भी हम मैनेजमेंट स्टूडियो में चला कर देखते हैं कि कैसे हम एक से ज़्यादा टेबल का डेटा जो है वो एक नए टेबल में कॉपी करेंगे। मैनेजमेंट स्टूडियो को हमने ओपन किया, यहाँ पे हम क्यूरी को पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास क्यूरी है। अब इस क्यूरी को जो है हम रन करते हैं सेलेक्ट करके, डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया नॉर्थविंड का और एग्जीक्यूट किया। ये हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। इसको रिफ्रेश किया, डेटाबेस नॉर्थविंड, और इसमें टेबल्स को ओपन किया तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अगर हम इसको राइट क्लिक करके चेक करें तो ये हमारे पास वो फील्ड्स आ गई जो हमने कहा था कि वो कॉपी करें दूसरे टेबल से। इसके बाद हमारे पास जो क्वेरी आती है, इसमें हम इस तरह करते हैं कि हमने एक एम्प्टी टेबल जो है वो क्रिएट करना है, लेकिन हम जो स्कीमा इस्तेमाल करते हैं वो किसी दूसरे टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम एक नया एम्प्टी टेबल क्रिएट करेंगे, हमने उसको कहा न्यू टेबल, लेकिन जो स्कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कस्टमर्स टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंडीशन हमने लगा दी 1 = 0। तो अब हम इसको भी मैनेजमेंट स्टूडियो में चला के देखते हैं। ओपन किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे न्यू टेबल के नाम से एक टेबल क्रिएट होगा कस्टमर टेबल से, कस्टमर टेबल का स्कीमा है वही इसमें होगा। तो इसको सिलेक्ट किया और नॉर्थविंड का डेटाबेस सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, डेटाबेस ओपन करें उसके टेबल्स को, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू टेबल आ गई है, इसको राइट क्लिक करके अगर हम चेक करें तो हम देख सकते हैं कि जो स्कीमा उसने बनाया वो कस्टमर्स टेबल वाला बनाया है। इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट, इसमें एक टेबल का डेटा हम दूसरे टेबल में जो है वो कॉपी कर सकते हैं। जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है वो ये कि जो सोर्स और टारगेट है टेबल्स का, उसमें डेटा टाइप्स मैच करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास कस्टमर का टेबल है और सप्लायर का टेबल है, तो हम ये कर रहे हैं कि कस्टमर के टेबल में हम ये जो कॉलम है इनमें हम सप्लायर का जो डेटा है वो इंटर कर रहे हैं। तो सप्लायर का डेटा कस्टमर डेटा में इंटर होगा और उसके तमाम कॉलम्स को फिल अप कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो क्वेरी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉलम हैं कस्टमर्स के और 3 कॉलम सप्लायर्स के हैं। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला डेटा जो सप्लायर का है उसको कस्टमर टेबल में जो है कॉपी कर दे, और जो डेटा कॉपी नहीं होगा, जो कॉलम कॉपी नहीं होगा, तो वो नल वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इसी तरह हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टेबल हैं, कस्टमर का, सप्लायर का। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है कंट्री के हिसाब से कि ये कंट्री इसके बराबर हो, सिर्फ वो वाला डेटा सप्लायर से उठाए जिसका कंट्री ये वाला मैच कर रहा हो। तो सिर्फ वो डेटा वहाँ से वो सिलेक्ट करके तो उसको कस्टमर के टेबल के अंदर जो है वो कॉपी कर देगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिक्वल केस। ये जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स क्वेरी आप देख रहे हैं। इसमें आप देखें हमने उसको कहा कि हमें 2 जो है ना वो कॉलम दे, एक ऑर्डर आईडी का, एक क्वांटिटी का। लेकिन उसके बाद हमने जो एंड किया है इस क्वेरी को, उसमें हमने कहा कि क्वांटिटी टेक्स्ट के तौर पे हमें एक और कॉलम दे। तो बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ इसको हमने स्टार्ट करना केस से। हम कहते हैं कि जब क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 हो तो उसके बाद क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 ये हमारे पास टैक्स आना चाहिए। जब क्वांटिटी इक्वल टू 30 हो तो हमारे पास ये टैक्स आना चाहिए, द क्वांटिटी इज 30, और वरना हमारे पास जो टैक्स आए वो आए द क्वांटिटी इज अंडर 30। लेकिन ये वाला टैक्स जो है हमने यहाँ पे लिखा है एज करके, ये हमने एक इसका एलियास क्रिएट किया है कि ये क्वांटिटी टेक्स्ट कॉलम बनाएगा, उसके अंदर में ये वाली वैल्यूज लिखेगा। और ये कहाँ से ले रहा है? ऑर्डर डिटेल टेबल से। आए इसको चला कर देखते हैं सिक्वल के मैनेजमेंट स्टूडियो में। अब ये हमने ओपन किया मैनेजमेंट स्टूडियो और यहाँ पे पेस्ट किया। ये हमारे पास क्वेरी है कि ऑर्डर आईडी को और क्वांटिटी को सिलेक्ट करें। केस हमने लगाया कि जब क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 हो तो ये टेक्स्ट आना चाहिए तीसरे कॉलम में, और जब इक्वल 30 के हो तो ये टेक्स्ट आए, और वरना ये द क्वांटिटी इज अंडर 30 ये टेक्स्ट आए। और ये हमने जो है कॉलम का एलियास क्रिएट किया क्वांटिटी टेक्स्ट। अब इसको हम रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया या नॉर्थविंड का डेटाबेस सेलेक्ट किया, और हम देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर आईडी भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, और उसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटी टेक्स्ट आ गया कि जहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी 12 आ रही है, ये लेस देन 30 है, तो वो लिखेगा द क्वांटिटी इज अंडर 30।
इसी तरह ये भी लेस देन 30 है, और जहाँ पे क्वांटिटी 30 से ऊपर है क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। इसके बाद हमारे पास आता है कि कस्टमर जो है ना वो उनको ऑर्डर करे बाय सिटी, ये सिटी के लिहाज से ऑर्डर करे, क्योंकि हमने यहाँ पे केस लिखा है कि वन सिटी इज नल देन कंट्री एल्स सिटी। तो अगर सिटी नहीं है तो फिर सिटी नल हो जाता है, तो फिर वो ऑर्डर बाय कंट्री करे, अदरवाइज वो सिटी के हिसाब से उसको ऑर्डर करे। तो इस क्वेरी में जो है हम जो है वो ऑर्डर बाय कर रहे हैं सिटी और कंट्री के हिसाब से। इसको भी हम सिक्वल के मैनेजमेंट स्टूडियो में रन करके देखते हैं। हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया, पेस्ट किया क्वेरी को, और यहाँ पे हम कह रहे हैं केस लगाया हमने कि वन सिटी इज नल देन कंट्री। तो जहाँ पे वो सिटी नल हो जाता है वहाँ पे वो कंट्री के हिसाब से जो है वो ऑर्डर बाय करे, अदरवाइज वो सिटी के लिहाज से ऑर्डर बाय करे। उसको एक्सिक्यूट करके देखा तो ये हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट नेम, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था कॉन्टैक्ट नेम सिटी और कंट्री। तो ये उसने ऑर्डर बाय कर दिया, जहाँ पे सिटी नल आ रहा है वहाँ पे उसने कंट्री वाइज उसको ऑर्डर बाय कर दिया। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास कॉलम है यूनिट्स ऑन ऑर्डर। अब इस कॉलम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास नल वैल्यू है। ये एक ऑप्शनल कॉलम है, नल वैल्यू होने की सूरत में ये हमें जो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा वो भी नल होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये क्वेरी अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन में यूनिट्स ऑन ऑर्डर से पहले इज नल हमने लगाया है। ऐसी सूरत में ये हमें जो है वो अल्टरनेटिव वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। आए इसको देखते हैं सिक्वल के मैनेजमेंट स्टूडियो में चलाकर। हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया है, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं क्वेरी को। इस क्वेरी को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम डेटाबेस जो है वो नॉर्थिंग का सिलेक्ट करते हैं। इस क्वेरी को एक्सिक्यूट करें तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है स्टोर प्रोसीजर। क्या होता है स्टोर प्रोसीजर? ये होता है कि हम एक कोड लिखते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, उस कोड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेरी है, ये बेसिकली स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं सिक्वल के मैनेजमेंट स्टूडियो में। मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और हमने जो है यहाँ पे क्वेरी को पेस्ट करना है, और ये क्वेरी जो है जिसमें हमने कहा है कि एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करो जिसका नाम हो शो कस्टमर। तो अब अगर हम इस क्वेरी को चलाकर देखें, फिर हम यहाँ पे नॉर्थिंग के डेटाबेस में जाएं और इसको क्लिक करें, यहाँ स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको ओपन करें तो ये हमारे पास शो कस्टमर के नाम से वो स्टोर प्रोसीजर आ गया। अगर इसको देखना चाहें इसमें जो डेटा उसने कॉपी किया है तो यहाँ से हम इसको एक्सिक्यूट भी कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को, वरना दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे जो है वो क्वेरी लिखते हैं EXEC और उसके बाद हम स्टोर प्रोसीजर का नाम, तो ये एक्सिक्यूट करेगा इस स्टोर प्रोसीजर को। इसको सेलेक्ट किया और एक्सिक्यूट किया तो हम देख सकते हैं कि जो उसने डेटा उसमें कॉपी किया था वो सारा हमारे पास डिस्प्ले हो गया स्टोर प्रोसीजर का। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। हम देख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स में हम जो लाइन है उससे पहले डैश डैश लिख देंगे तो उससे वो जो है सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और अगर मल्टी लाइन से उनको हमने कमेंट्स करना है तो हम स्लैश स्टैटिक और एंड पे हम स्टैटिक स्लैश लिखेंगे। आए इसको देखते हैं सिक्वल के मैनेजमेंट स्टूडियो में। ये हमारे पास सिंगल लाइन है, अगर हम इसको डैश डैश लिखें तो ये आप देखें कि ये कमेंट्स बन गए। इसी तरह इसको हम स्लैश और उसके बाद स्टैटिक और लास्ट पे फिर हम स्टैटिक और उसके बाद स्लैश लिखेंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स बन गया है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास अरिथमेटिक, बिटवाइज और कंपैरिजन ऑपरेटर। ये टॉप वाला हमारे पास अरिथमेटिक है, लेफ्ट वाला हमारे पास बिटवाइज है और राइट वाला हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर चार्ट है। इसमें आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं कंपाउंड और लॉजिक ऑपरेटर्स। ये सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं और हमारे राइट साइड पे हमारे पास जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब हम सिक्वल डेटाबेस से रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं या उनको ड्रॉप करते हैं, ये सारा कुछ किस्सा करना है। आए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें, अगर हमने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेरी है वो है क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद नाम लिखना है हमने जो भी डेटाबेस का नाम हम देना चाहें। इसको हम मैनेजमेंट स्टूडियो में देखते हैं कि कैसे हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है। अब ये हमने जो है मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया,
यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये वाली क्यूरी। हम कहते हैं क्रिएट करो डेटाबेस, का नाम रखा है टेस्टडीबी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें और या इसको दोबारा से साइन इन करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है न्यू डेटाबेस जिसका नाम टेस्टडीबी है वो हमारे पास आ गया। अभी जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेरी है वो है ड्रॉप डेटाबेस। अब ये ड्रॉप डेटाबेस हमने क्वेरी लिखी, उसके बाद में एक्सिक्यूट किया। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, दोबारा से डेटाबेसेस को ओपन करें, हम देख सकते हैं कि डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकअप डेटाबेस का कैसे हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पाथ है। इस पाथ पे हम टेस्टडीबी, ये testdb.bak के नाम से फाइल होगी जहाँ पे हमारे पास ये वाला डेटाबेस जो है ये सेव हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे रन करना है देखते हैं। हमने ओपन किया मैनेजमेंट स्टूडियो को, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं बैकअप डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम है जो यहाँ पे है और हम इस पाथ के ऊपर जो है इसको सेव करेंगे। तो अब इसको एक्सिक्यूट किया और हमारे पास ये डेटाबेस सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया। अगर हम ओपन करके देखें इसका फाइल पाथ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डी ड्राइव में बैकअप जो फोल्डर था उसमें जाके सेव हो गया। इसके बाद हम जो है वो कैसे जो है क्वेरी के ज़रिए टेबल को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है पर्सन, और इसमें हमारे पास जो कॉलम है वो है हमारे पास पर्सन आईटी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी। आइए इसको क्रिएट करके देखते हैं। मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ से हम जो है सबसे पहले जिस डेटाबेस में इसको हमने क्रिएट करना उसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम क्वेरी को पेस्ट करते हैं। तो ये क्वेरी हमने जो टेबल क्रिएट करने की वो पेस्ट कर दी और इसको एक्सिक्यूट किया। ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट होगी। अब हम अगर इस डेटाबेस को ओपन करें, इसके टेबल में देखें, इसको रिफ़्रेश करें और इसके टेबल में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेबल को ड्रॉप कैसे करना है। इसके लिए हम ड्रॉप टेबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे नाथविन में हमारे पास अगर हम टेबल्स को ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है पर्सन। इसको ड्रॉप करना हो तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल और आगे टेबल का नाम। हमारे पास टेबल का नाम है पर्सन। इसको हम क्वेरी को चलाते हैं, सेलेक्ट किया, चलाया और ये टेबल जो है ये सक्सेसफुली जो है ये ड्रॉप हो गया। इसको हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ पे हमने क्वेरी को पेस्ट किया, ड्रॉप टेबल और आगे पर्सन। तो ये हमारे पास जो नॉर्थ का डेटाबेस है इसमें ये पर्सन टेबल है, इसको ये ड्रॉप कर देगा। इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद एक्सिक्यूट किया तो ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। अगर हम इसको रिफ्रेश करें और दोबारा साइन इन करके हम देखें तो ये टेबल जो है वो डेटाबेस से नॉर्थ के डेटाबेस से ये डिलीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेबल जो है उसमें अगर कोई नई फील्ड ऐड करनी है तो वो कैसे करते हैं। इसको हम अल्टरेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेरी मौजूद है अल्टर टेबल, आगे जो है वो हमारे पास टेबल का नाम मौजूद है और जो फील्ड हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो ईमेल है। तो आए इसको भी देखते हैं। हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर है, अगर हम इस टेबल को ओपन करें तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास ईमेल की कोई फील्ड नहीं है। तो अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे क्वेरी पेस्ट करें अल्टर टेबल वाली और इसमें ईमेल ऐड कर दें, इसके बाद इसको एक्सिक्यूट करें क्वेरी को। अब अगर हम इसको कस्टमर टेबल को ओपन करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है ईमेल की फील्ड जो है वो ऐड होगी है। और अगर हमें इसको डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे जो है वो क्वेरी लिखेंगे जिससे हम इस फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो अगेन फिर हमारे पास अल्टर टेबल आएगा और इसको हम ड्रॉप करेंगे कॉलम और नाम लिखेंगे कौन सा कॉलम में ड्रॉप करना है। इसको एक्सिक्यूट किया। अब अगर हम कस्टमर का टेबल दोबारा से खोल के देखें तो हम देख सकते हैं इसमें ईमेल वाली फील्ड जो है वो डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर किसी कॉलम के नाम को हमने चेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेरी है वो ये वाली है। यहाँ पे हम जो है टेबल का नाम लिखेंगे और उसकी कौन सी फील्ड हम चेंज करना चाह रहे हैं उसका नाम डॉट करके वो लिखेंगे। उसके बाद उसका जो नया नाम रखना है वो, और यहाँ पे हम इसको
कॉलम लिखेंगे। तो आए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कस्टमर का जो है टेबल इसको ओपन करें तो इसकी जो लास्ट फील्ड है ये हम ये जीमेल लिखा हुआ, हम इस कॉलम के नाम को ईमेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे क्वेरी। हमने जो कस्टमर टेबल है ये वाला, उसकी फील्ड जीमेल यानी जो कॉलम का नाम था जीमेल, उसको एक्सेस किया और हमने उसका नाम कर दिया ईमेल। आगे आपने लिखना है कॉलम। अब अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो ये चेंज हो गया है। अब इस टेबल को दोबारा खोल के हम देखते हैं, राइट क्लिक करके और सेलेक्ट करें तो आप देखें यहाँ पे उसे जीमेल की बजाय उसका नाम ईमेल हो गया। लास्ट में हमारे पास आता है कि अगर कॉलम का डेटा टाइप अगर हमने चेंज करना, जैसे हमने ईमेल जो लिखा था, जो कॉलम हमने ईमेल ऐड किया था उसकी डेटा टाइप जो हमने var रखी थी, आए इसको देखते हैं कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं इस क्वेरी के ज़रिए। अब अगर हम नॉर्थविंड के डेटाबेस कस्टमर्स में जहाँ पे हमने ईमेल का कॉलम ऐड किया था तो इसको यहाँ से ओपन करें और ये कॉलम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ईमेल वाला कॉलम आ गया जहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है। आए इसको चेंज करके देखते हैं। क्वेरी विंडो को हमने ओपन किया, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसमें हम कर रहे हैं कि टेबल का जो नाम है कस्टमर और उसमें जो कॉलम ईमेल है उसकी डेटा टाइप इंटीजर का। अब इसको सिलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। आए अब हम ये कस्टमर का जो कॉलम्स और ये फोल्डर खोल के देखते हैं। आप देखें ईमेल var की बजाय इंटीजर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि SQL के कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्वेरी है जिसमें हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं पर्सन्स। इसमें हमारे पास जो आईडी कॉलम है इसमें हमने कहा है कि ये इंटीजर है लेकिन नॉट नल। इसी तरह लास्ट नेम भी नॉट नल, फर्स्ट नेम भी नॉट नल। और ये नॉट नल का मतलब ये है कि ये वाले जो कॉलम्स हैं ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमने इस पे कंस्ट्रेंट लगा दी। इसी तरह यहाँ पे देखें जो हमने टेबल चेंज किया पर्सन्स, उसमें हमने कहा कि कॉलम ए जो है उसको चेंज करे और जो इंटीजर वैल्यू है उसको नॉट नल कर दे। अब यहाँ पे जो है वो कॉलम जो हमारे पास टेबल पहले से क्रिएट है उसमें हमने कह दिया कि इंटीजर वैल्यू और ये कॉलम नॉट नल, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा नल वैल्यूज़ को। तो ये हमने इसके ऊपर SQL की कंस्ट्रेंट्स लगा दी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने यूनिक जो है ये कीवर्ड इस्तेमाल किया है। ये बेसिकली जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे पास जो कॉलम हमने मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे मेंशन किए जैसे आईडी और लास्ट नेम, ये कॉलम्स जो हैं ये यूनिक होंगे, ये बिल्कुल इनकी वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगे। जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होती है जैसे यहाँ पे हमने लगाई है दूसरे टेबल पर्सन में, उसमें हमने कहा कि आईडी जो है इंटीजर वैल्यू हो, वैल्यू नॉट नल होगी यानी नल वैल्यू नहीं हम दे सकते। और फिर प्राइमरी की है ये वैल्यूज़ जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। इसी तरह ये यहाँ पे भी ये यूनिकली हम, लेकिन एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर हम देख रहे हैं जैसे आईडी का है और इसी तरह लास्ट नेम का है, तो ये वैल्यूज़ जो है यूनिक होगी। तो ये भी हमारे पास SQL की कंस्ट्रेंट है। और इसके अलावा जो है हमारे पास आता है चेक की कंस्ट्रेंट, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास वही टेबल पर्सन है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, लेकिन एज के ऊपर हमने चेक लगा दिया है। अब इसमें ये जो स्पेसिफिक कंडीशन हमने लगाई है ना, इस स्पेसिफिक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने कह दिया एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 होनी चाहिए तो ये कंडीशन इसमें इस चेक की वजह से सेटिस्फाई होगी जो हमने यहाँ पे लगाया है। इसी तरह अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है किसी कॉलम की, जैसे यहाँ पे हमने सिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट किया, तो यहाँ पे हम उसका कीवर्ड इस्तेमाल करें डिफ़ॉल्ट। इसी तरह अगर हमने सिस्टम की वैल्यूज़ को इंटर करना हो या इंसर्ट करना हो तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट आगे गेट डेट जो है ये हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो है ये सिस्टम की जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करेगा। और आगे अगर हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना हो तो हम उसको इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, अल्टर टेबल है मसन पर्सन, उसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट को। और अगर हमें इंडेक्स को क्रिएट करना हो, और इंडेक्सेस को क्रिएट हम उस वक्त करते हैं जब हम स्पीड अप सर्चेस करनी हो या क्यूरीज को हम स्पीड अप करना हो। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने एक इंडेक्स जो है ये उसका नाम है, ये क्रिएट किया है और ये इंडेक्स जो है ये पर्सन टेबल के ऊपर क्रिएट किया है, ठीक है। और किस कॉलम पे क्रिएट किया है, लास्ट नेम पे।
इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमने जो है यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना है एक से ज़्यादा कॉलम्स पे, तो हमारे पास जो क्यूरी होगी वो इस तरह की होगी। इसमें हम जो है वो क्रिएट करें यूनिक इंडेक्स और आगे इंडेक्स का नाम है, और जिस टेबल पे हमने उसको क्रिएट करना उस टेबल का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉलम देंगे। इसी तरह अगर हमने कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के ऊपर जो है इंडेक्स को क्रिएट करना हो, तो क्रिएट इंडेक्स करके आगे जो है इंडेक्स का नाम, और जिस टेबल पे क्रिएट करना उस टेबल का नाम, और ब्रैकेट में फिर वो कॉलम जिनका हम कम्बिनेशन बना रहे हैं, ताकि उन कॉलम्स के ऊपर जो है वो इंडेक्स क्रिएट हो सके। अब यहाँ पे हम जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट जो प्राइमरी की है वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं पर्सन्स। अब उसके बाद पर्सन आईडी जो है ये प्राइमरी की है और नॉट नल है, यानी ये नल वैल्यू नहीं देगा, और आगे हम ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जिससे इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होगा। सीक्वल का जो डेट और डेटा टाइप है वो फॉर्मेट हमारे पास यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। इन फॉर्मेट्स के साथ हम जो है डेट और टाइम की जो वैल्यूज़ हैं डेटाबेस में इंटर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास डेट है उसका फॉर्मेट, डेट टाइम का फॉर्मेट, इसी तरह स्मॉल डेट टाइम उसका फॉर्मेट, और टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास डेटाबेस में ये ऑर्डर डेट पड़ी हुई है। अगर इसको हम एक्सेस करना चाहें तो ये क्यूरी हम चलाएंगे। आए इसको जो है वो नॉर्थविंड के डेटाबेस में चला कर देखते हैं। हमने सिक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ पे हमने इस क्यूरी को पेस्ट किया। यहाँ से हम डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्थविंड का। अब अगर हम इस ऑर्डर डेट की जो है वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस क्यूरी को हम रन करेंगे। एग्जीक्यूट किया और हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस से उसने इस ऑर्डर डेट की जो वैल्यू है उसको पिकअप किया है। इसके बाद हमारे पास आता है कि व्यू जो होता है वो सीक्वल के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। व्यू क्या होता है कि ये रोज़ और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है और ये बिल्कुल रियल टेबल की तरह होते हैं, और इसमें ये होता है कि जो फील्ड्स होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा रियल टेबल से आ रही होती हैं। तो जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो क्यूरी है व्यू को क्रिएट करने की, वह क्रिएट व्यू, और उसके बाद हम ये स्पेसिफिक कस्टमर्स जो हैं ये हमने यानी व्यू का नाम रखा है जो हमने लेने हैं कस्टमर टेबल से। तो क्रिएट व्यू करके आगे हम नाम लिखते हैं व्यू का, और उसके बाद हम कहते हैं क्यूरी जो चला रहे हैं कि कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम, कस्टमर से लेके जहाँ पे कंट्री इसके बराबर आ जाए, तो वो सारे के सारे वो इस व्यू के अंदर क्रिएट कर देगा रियल टेबल से लेकर। और उसके बाद अगर हमने व्यू को जो है वो क्यूरी करना है तो हम ये वाली स्टेटमेंट चलाकर उसको क्यूरी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें हमने एक और व्यू क्रिएट किया है और इसमें हमने प्रोडक्ट्स हायर एवरेज प्राइस, यानी वो वाली प्रोडक्ट्स जो एवरेज प्राइस से हायर है, ये हमने उसका नाम लिखा है व्यू का। उसके बाद हमने कहा कि वो प्रोडक्ट नेम, उनका प्रोडक्ट्स का नेम वो भी सिलेक्ट करें, उनकी प्राइस भी सिलेक्ट करें प्रोडक्ट टेबल के अंदर से, और जो कंडीशन लगी हुई है वेयर की वो ये कि प्राइस ग्रेटर होनी चाहिए। क्या सिलेक्ट करें एवरेज प्राइस जो हमारे पास प्रोडक्ट से आ रही है उससे, यानी प्राइस ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज प्राइस से। तो यहाँ पे फिर वो इसके अंदर डाल देगा रियल टेबल से लेके वैल्यूज़ को वो इस टेबल के अंदर जो है वो रखेगा। और इसको भी अगर हमने क्यूरी करना है तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और आगे जो भी हमने व्यू का नाम रखा था वो व्यू का नाम। तो इसको भी हम जो है वो नॉर्थविंड का जो डेटाबेस है उसमें चलाकर देखते हैं। हमने डेटाबेस को ओपन किया। अगर हम यहाँ पे नॉर्थविंड के डेटाबेस में जाएं और यहाँ पे इसको व्यूज़ को क्लिक करें तो ऑलरेडी पहले से व्यूज़ बने हुए हैं, क्रिएट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से क्रिएट हुए। इनमें से अगर हम किसी व्यू को चलाना चाहें जैसे ये वाला है तो इसको हम जो है वो कैसे क्यूरी करें आए देखते हैं। यहाँ से हम नॉर्थविंड का डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और हम इस व्यू के ऊपर जो है इस क्यूरी को रन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और आगे व्यू का नाम, ये हमारे पास जो व्यू है उसका नाम दिया और इसको सेलेक्ट करके हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्यूरी रन हो गई और हमारे पास जो
यहाँ पे रियल टेबल था, उसका ये जितना डेटा था वो सारे का सारा हमारे पास व्यू के अंदर आ गया। इसके बाद हमारे पास है सिक्वल इंजेक्शन। ये सिक्वल इंजेक्शन जो है ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें एक हैकर जो है वो आपके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको समझना ज़रूरी है ताकि हम कैसे इससे बच सकें, उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब जैसे ये हमारे पास एक क्यूरी लिखी हुई है, क्यूरी ये है कि यूज़र से जो है ना उसका हम यूज़र आईडी ले रहे हैं। गेट रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के ज़रिए यूज़र ने आईडी दिया और उसके बाद ये क्यूरी जो है वो ये वाली चली कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वो यूज़र आईडी इज इक्वल टू जो भी वो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के से आ रही है वो यूज़र की आईडी यानी वेरिएबल इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब जब वेरिएबल के अंदर आ जाएगी तो हमारे पास इसमें पोटेंशियल डेंजर क्या हो सकता है? पोटेंशियल डेंजर ये हो सकता है कि जो इनपुट यूज़र एंटर कर रहा है वो रॉन्ग इनपुट हो सकती है और फिर उसके बाद वो इनपुट इक्वल टू किसी भी नंबर के या 1 इज इक्वल टू 1 के आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो क्यूरी की शक्ल बन सकती है वो ये वाली बन सकती है। वो क्या कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स टेबल का नाम है वह यूज़र आईडी इज इक्वल टू 100। अब जब हमने ये उसको कहा कि यूज़र आईडी 100 के बराबर है या 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ज़ाहिर है 1 इज इक्वल टू 1 के ही होता है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि वो तमाम रोज़ यूज़र टेबल की हमें रिटर्न करके देगा, यानी हमारे पास बेसिकली यूज़र टेबल का सारा डेटा आ जाएगा। और जब यूज़र टेबल का हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा तो जो हैकर होता है वो यूज़र नेम और पासवर्ड्स जो है उनको हैक कर सकता है। तो इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो होता है कि हम जो पैरामीटराइज क्यूरी है वो वाली इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऐड के साइन से इसको पैरामीटराइज कर दिया इस क्यूरी को। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम सिक्वल इंजेक्शन से बच सकते हैं। ये एग्जांपल हमने ASP.NET से ली है। यहाँ पे भी वही वाला हमारे पास जो टेक्स्ट यूज़र आईडी हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, वेरिएबल आ रही है, ये वेरिएबल हमने पैरामीटराइज क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए ताकि जो है इसके अंदर सिक्वल इंजेक्शन जो है उसका अटैक ना हो सके। तो इस सूरत में हम इससे बच सकते हैं। तो इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि आपका डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। अब आखिर में हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिक्वल के अंदर डेटा टाइप्स इस्तेमाल हो सकती हैं वो कौन सी हैं। जैसे ये हम चार्ट देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं और आगे उसके डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है और इसके आगे भी डिस्क्रिप्शन है। और फाइनली हमारे पास आ जाती है डेट टाइम की डेटा टाइप्स जिसमें डेट है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है। तो ये वाली भी हमारे पास की डिस्क्रिप्शन सामने लिखी हुई है कि कैसे ये डेटा टाइप्स इस्तेमाल होती है सिक्वल के अंदर। यहाँ पे हमारे कोर्स का इख्तिताम होता है। आप इसके बाद हम मज़ीद वीडियोस जो हैं वो तैयार करके अपलोड करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे लिसनर्स का क्या रिस्पांस है। अगर हमने अच्छे तरीके से अपने इस कोर्स को पेश किया है और यूज़र्स ने इसको पसंद किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है इस तरह की एजुकेशन बना के आपके लिए इसको अपलोड करते रहें।